एम मधु एंड आई एम रजत। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, विच इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सो ये हमारे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर में हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में जो भी कंसेप्ट्स हैं वो नए कंसेप्ट्स नहीं है, वो हम पिछली क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर। इस वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, सभी टॉपिक्स को हम अच्छे से समझेंगे। सो ये वीडियो देखने के बाद आपको रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, हमारे चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। तो रिसोर्सेज की डेफिनेशन हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, इन्हें हम कहते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो सभी चीजें जो कि हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, दे आर नोन एज रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो वाटर, एयर, सॉइल, लैंड, मिनरल्स, ये सभी क्या है? ये सभी रिसोर्सेज हैं। और एग्जांपल ले लो हाउस, व्हीकल्स, ये सब क्या है? रिसोर्सेज हैं। आप घर में रहते हो तो आपकी नीड सेटिस्फाई हो रही है, आपको रहने के लिए घर चाहिए, आपको कहीं जाने के लिए गाड़ी चाहिए, तो ये सब क्या है? ये हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लिखने के लिए मुझे पेन चाहिए, दीज ऑल आर रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं सॉइल, लैंड, लैंड पर हम खेती करते हैं। सो ये सभी हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो ये इन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज रिसोर्सेज। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसकी डेफिनेशन हो गई। क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट आर रिसोर्सेज, 1 मार्क में आ सकता है, यू विल राइट दिस डेफिनेशन। अब प्रोवाइडेड इट इज, अब यहां पर फ्रेंड्स कुछ कंडीशंस भी हैं। क्या क्या कंडीशंस है? टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, कि जो वो चीज है, जो मटेरियल है, वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल भी होनी चाहिए। जैसे कि मान लो एग्जांपल ले लो कि कोई हम ऑयल है, ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम धरती के अंदर से, जमीन के अंदर से उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारे पास सफिशिएंट टेक्नोलॉजी नहीं है उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो क्या वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल है? नहीं है। सो दैट वॉन्ट बी कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स। हमें उस रिसोर्स को यूज में लाने के लिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, और एग्जांपल इसका एक और कंडीशन है इकोनॉमिकली फीसिबल। अब इकोनॉमिकली फीसिबल का क्या मतलब है? कि मान लो कि कोई रिसोर्स है, उसमें हमने टेक्नोलॉजी अपनी अप्लाई करी। टेक्नोलॉजी को अगर आप यूज करते हो तो उसमें पैसा लगता है। गाड़ी से आप मान लो कोई मिनरल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो उन सभी चीजों में, इन सभी प्रोसेसेस में पैसा लगता है। तो अगर उस रिसोर्स की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कम है, जितनी कॉस्ट हमने स्पेंड करी है, तो इससे क्या हमारा फायदा होगा? क्या हमारा प्रॉफिट होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो हमने रिसोर्स निकाला, इतना पैसा लगा के, उसकी खुद इतनी वैल्यू नहीं है जितना हमने स्पेंड करा उसे निकालने के लिए। तो इसीलिए दैट वॉन्ट बी इकोनॉमिकली फीसिबल। सो उसे भी हम क्या करेंगे कि रिसोर्स कंसिडर नहीं करेंगे। थर्ड कंडीशन है कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन बी टर्म्ड एज ए रिसोर्स। सो कल्चरली एक्सेप्टेबल, इसका क्या मतलब है? कि वो हमारे लिए यूज भी होना चाहिए, उसका कोई यूज होनी चाहिए, उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड की वैल्यू क्यों है? क्योंकि हम मानते हैं कि उसकी एक वैल्यू है, कि वो बहुत वैल्यूएबल मिनरल है। तो इसीलिए दैट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल, वो हमारे लिए फायदे का होना चाहिए, उससे हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए ह्यूमंस का। ठीक है, तो दैट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल। और जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, सो देन इट इज कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स। ठीक है, तो रिसोर्स क्या होता है? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड। 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, कि वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीसिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सवाल आता है कि चैप्टर के नाम में डेवलपमेंट वर्ड का यूज क्यों किया गया है? क्या रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बीच में कोई रिलेशन है? क्या ये दोनों टर्म्स इंटरलिंक्ड है? आगे डिस्कस करते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस इन दिस स्लाइड। सो देखो यहाँ पर क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institutions। तो देखो फ्रेंड्स, हमारे नेचर में, हमारे इन्वायरमेंट में जो रिसोर्सेज प्रेजेंट है, जो मटेरियल्स प्रेजेंट है, उन मटेरियल्स को हम ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस खुद भी तो रिसोर्स हैं। हम क्या करते हैं? हम इन्वायरमेंट में जो मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं उन हम अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करके उन मटेरियल्स को रिसोर्सेज बनाते हैं अपनी टेक्नोलॉजी की हेल्प से।
तो इससे हमें समझ आता है कि यहाँ पे किसके बीच में रिलेशनशिप है, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। सो देखो यहाँ पर हमने अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके उन मटेरियल्स को रिसोर्सेज बनाया। अब उन रिसोर्सेज का हम क्या करते हैं, उससे हम अपनी डेवलपमेंट करते हैं। जैसे कि मान लो कि डेवलपमेंट का एग्जांपल हो सकता है कि हम जैसे मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इससे कंट्री की डेवलपमेंट होती है, ऑयल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। तो बहुत से इसके कारण है, बहुत से रीजंस है कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो इससे यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस में क्या है, एक इंटरेक्टिव रिलेशनशिप है। वो आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, हम टेक्नोलॉजी का यूज करके जो हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट में, हमारे नेचर में जो मटेरियल्स प्रेजेंट है उन्हें हम क्या कहेंगे, मटेरियल्स कहेंगे, क्योंकि अभी हमने उनको रिसोर्सेज में कन्वर्ट नहीं करा है। तो हम अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके उन मटेरियल्स को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी हेल्प से हम अपने इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करते हैं, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सलरेट करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में यही लाइन लिखी हुई है दैट ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद द नेचर। कैसे इंटरेक्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प से। जैसे कि नेचर में मान लो गोल्ड प्रेजेंट है जमीन के अंदर, तो हम अपनी टेक्नोलॉजी की हेल्प से उस गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर हम उसे एक्सट्रैक्ट ही नहीं करेंगे तो क्या वो एक रिसोर्स होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमने उस मटेरियल को अपनी टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक्सट्रैक्ट किया और फिर उसका यूज करके हमने अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, अपनी डेवलपमेंट में उस रिसोर्स का यूज किया। सो इसीलिए यहाँ पे इन तीनों के बीच में एक इंटरेक्टिव रिलेशनशिप हमें देखने को मिल रहा है दैट ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद द नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उन रिसोर्सेज का हम यूज करते हैं अपने इंस्टीट्यूशंस में, जिससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों चीजों के बीच में क्या है, रिलेशनशिप है, और बीच में है हम ह्यूमन बींग्स। हम ह्यूमन बींग्स ही तो रिस्पॉन्सिबल है इन सभी रिसोर्सेज को, इन सभी मटीरियल्स को रिसोर्सेज बनाने में। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ चुका है कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि वो रिसोर्सेज ही हमारी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं टू दी नेक्स्ट स्लाइड। सो फ्रेंड्स, अब हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि जो रिसोर्सेज होते हैं उनके टाइप्स क्या होते हैं, एंड अलग अलग बेसिस पर हम बात करेंगे कि ओरिजिन के बेसिस पर रिसोर्सेज के कितने टाइप हैं, ओनरशिप के बेसिस पर रिसोर्सेज के कितने टाइप हैं। सो लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब वो जो रिसोर्स है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ है, कैसे उत्पन्न हुआ है, उसके बेसिस पर रिसोर्सेज के कितने टाइप हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज के दो टाइप हैं, बायोटिक रिसोर्स एंड एबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जिनमें लाइफ होती है, जो लिविंग होते हैं। बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ। तो ऐसे रिसोर्सेज जो लिविंग है, जिनमें लाइफ है, वो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स, हम सभी क्या हैं, बायोटिक रिसोर्सेज हैं। ठीक है, सो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock, etc. ठीक है, तो ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको बायोस्फीयर से ऑब्टेन किया जाता है एंड इनमें लाइफ होती है। बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर अर्थ की सरफेस और एटमॉस्फेयर का ऐसा पार्ट होता है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहां पर लिविंग बींग्स रहते हैं। अर्थ की सरफेस और एटमॉस्फेयर का वो पार्ट जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, सो बायोस्फीयर से इन रिसोर्सेज को ऑब्टेन किया जाता है एंड इन रिसोर्सेज में लाइफ होती है, जीवन होता है, वो होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फोना मतलब जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हो गए, फिर फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फोना मीन्स एनिमल्स, देन फिशरीज, लाइवस्टॉक एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या हैं, बायोटिक रिसोर्स हैं। एबायोटिक रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिनमें लाइफ नहीं होती, जो नॉन लिविंग होते हैं, सिंपल। सो ऑल दीज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्स। जिनमें कोई भी लाइफ नहीं होती, वो नॉन लिविंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स, मेटल्स, मिनरल्स, वाटर, एयर, ये सारे जो भी रिसोर्सेज हैं ये एबायोटिक हैं, बिकॉज इनमें लाइफ नहीं होती है, नॉन लिविंग है। ठीक है, तो ओरिजिन के बेसिस पर दो टाइप है रिसोर्सेज के। अब आगे बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर रिसोर्सेज के कितने टाइप हैं। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब है कि वो रिसोर्सेज हैं वो खत्म होते हैं या नहीं, वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है या फिर अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, वो एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर यहाँ पर हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिसोर्सेज के दो टाइप होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्स
रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस। तो ऐसे रिसोर्सेज जो अपने आप को रिन्यू कर लेते हैं, जो दोबारा रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, उन रिसोर्स को बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। जो रिन्यू हो जाते हैं, एक बार हमने उन रिसोर्सेज को यूज कर लिया तो फिर वो दोबारा बन जाएंगे, दोबारा रिप्रोड्यूस हो जाएंगे, खुद ब खुद रिन्यू हो जाएंगे। ठीक है, कैसे रिन्यू होंगे वो? किसी फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस से। तो वो होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। जैसे कि अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो अभी सन से लाइट आ रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि सन की लाइट अभी आज आ रही है तो कल नहीं आएगी, अनलिमिटेड अमाउंट में है, वो रिन्यू कर सकती है अपने आप को। ओके, सो सोलर एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जांपल है। ऐसे ही वाटर भी, बिकॉज वाटर क्या है, जैसे मान लो अभी वाटर बॉडी है, उसमें से सन की लाइट पड़ी तो वाटर इवेपोरेट हो गया, फिर वो क्लाउड्स में चला गया एंड देन फिर बारिश हुई तो दोबारा वाटर आ गया। तो ऐसे वाटर रिन्यू होता जा रहा है, वो खत्म तो होगा नहीं। सो ये रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। ठीक है, ऐसे ही वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, ये सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बिल्कुल इसका अपोजिट, ऐसे रिसोर्सेज जो एक लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, जो अपने आप को रिन्यू नहीं कर पाते। ठीक है, और अगर वो रिन्यू होंगे भी, अगर वो दोबारा बन भी जाएंगे तो उनमें काफी टाइम लगेगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। ठीक है, so these resources once consumed cannot be replaced are known as non renewable resources. These resources take मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनको एक बार हमने कंज्यूम कर लिया, एक बार यूज कर लिया, तो वो दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते, दोबारा रिन्यू नहीं हो सकते, वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। और अगर वो रिन्यू होंगे भी तो उसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, तब तक पता नहीं ह्यूमंस एग्जिस्ट करेंगे भी या नहीं। सो दीज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऑयल, कोल, पेट्रोलियम, तो ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं बिकॉज ये लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमने एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर बात कर ली। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब उन रिसोर्सेज को ओन कौन करता है, वो रिसोर्सेज उन रिसोर्सेज का ओनर कौन है। तो ओनरशिप के बेसिस पर अब रिसोर्सेज के कितने टाइप हैं, तो टोटल 4 टाइप्स हैं रिसोर्सेज के। पहला टाइप है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। तो ऐसे रिसोर्सेज जो किसी एक इंसान के, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हैं, वो होते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। जैसे कि द रिसोर्सेज ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्स। जो किसी एक इंसान के प्राइवेट किसी ने ओन किए हुए रिसोर्स, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स हैं। जैसे कि आपका घर, आपका बैग, आपका पेन, तो वो सारे आपके इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लॉट, हाउसेज एक्सेट्रा ओन्ड बाय अ पर्सन। ठीक है, अब कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, ऐसे रिसोर्सेज जो एक कम्युनिटी एक साथ ओन करती है, मतलब कम्युनिटी में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो उन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, तो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज वो होते हैं। सो दीज रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, किसी एक कम्युनिटी के सारे मेंबर्स उस रिसोर्स को यूज कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स ओन्ड बाय अ कम्युनिटी। ठीक है, जैसे जो पब्लिक पार्क्स होते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि किसी एक इंसान का ही वो पार्क है, जितने भी लोग वहां पर उस कम्युनिटी में, लोकेलिटी में रहते हैं, वो सभी उस पार्क में जा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो ये सारे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स होते हैं। ठीक है, देन नेशनल रिसोर्सेज, तो एक नेशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे नेशनल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, सो द रिसोर्सेज विच कम अंडर नेशन आर नोन एज नेशनल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो एक नेशन के अंदर, एक कंट्री के अंदर आते हैं, वो सारे के सारे नेशनल रिसोर्सेज हैं। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरियाज अप टू 12 नॉटिकल माइल्स 22.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज टेरिशियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयर इन बिलोंग टू द नेशन। तो देखो, नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो एक नेशन के अंदर, जो एक कंट्री के अंदर आते हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट है, और सारा वो एरिया और वो सारी जो लैंड जो पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर है, मतलब जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है हमारी कंट्री की, उसके अंदर जितना भी लैंड है वो भी सारे नेशनल रिसोर्सेज हैं। एंड वाटर कितने, वाटर जो है जैसे कोस्ट से अगर 22.2 किलोमीटर, अगर 12 नॉटिकल माइल तक का जो वाटर होता है वो भी नेशनल रिसोर्सेज में आता है। देखो नॉटिकल माइल्स क्या है, ये एक यूनिट है सी वाटर को मापने के लिए। ठीक है, तो 12 नॉटिकल माइल्स तक, देखो जो हमारी इंडिया का कोस्ट है उससे 12 नॉटिकल माइल्स तक, मतलब 22.2 किलोमीटर तक का जो वाटर है वो भी नेशनल रिसोर्सेज में ही आता है। ठीक है, तो अब ये जो इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं एंड ये जो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स हैं, ये भी नेशनल रिसोर्सेज ही हैं बिकॉज ये भी नेशन के अंदर ही आते हैं। ठीक है, सो दीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड नेशनल रिसोर्स बिकॉज ये सारे नेशन के अंदर ही हैं। ओके, तो ये होते हैं सारे नेशनल रिसोर्स। ओके, देन अगला है
international resources, the resources lying beyond 200 kilometers of exclusive economic zone in the oceans are called international resources. ठीक है, तो international resources क्या होते हैं? वो resources जो 200 किलोमीटर के बाद लाई करते हैं ओशन में। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर ये इंडिया का मैप है, यहाँ पर जो हमारा इंडिया है वो क्या है? एक पेनिनसुला है, बिकॉज हम तीन साइड से हम ओशन से सराउंडेड हैं एंड एक साइड से हम लैंड से सराउंडेड है। सो इंडिया इज अ पेनिनसुला। ठीक है, तो इंडिया के तीन साइड्स पर ओशन है, वाटर बॉडीज हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये इंडिया का कोस्ट है। अब इंडिया के कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स तक, मतलब 22.2 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो तो नेशनल रिसोर्सेज में आ गया। हम यहाँ के पानी को जो 22.2 किलोमीटर से पहले जो भी वाटर प्रेजेंट है उसको हम यूज कर सकते हैं, वो सारा नेशनल रिसोर्स है। लेकिन फिर यहाँ पर 22.2 किलोमीटर तक तो नेशनल रिसोर्स है, फिर 200 किलोमीटर तक, मतलब इंडिया के कोस्ट से 200 किलोमीटर आगे तक का जो भी ये ओशन है इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। ठीक है, कोस्ट से लेके 200 किलोमीटर तक ओशन में 200 किलोमीटर तक का ये जो पूरा वाटर बॉडी है उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। यहाँ से इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो कंट्री है वो वहाँ के मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करता है, यहाँ के रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। ठीक है, लेकिन 200 किलोमीटर के बाद, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद जो भी वाटर बॉडी प्रेजेंट है वो क्या है? वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं, उसको जो कंट्री है वो यूज नहीं कर सकता, उनके रिसोर्सेज को, उस वाटर बॉडी के रिसोर्सेज को कंट्री यूज नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो नेशनल रिसोर्सेज कहाँ तक आए? यहाँ पर ये जो कंट्री है, कंट्री का जो कोस्ट है उसके 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब 22.2 किलोमीटर तक तो नेशनल रिसोर्सेज है, यहाँ के पानी को हम यूज कर सकते हैं। फिर 200 किलोमीटर तक होती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ से इस वाटर बॉडी में, इस ओशन में जो कंट्री है वो यहाँ से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, यहाँ के रिसोर्सेज को भी यूज कर सकता है। लेकिन 200 किलोमीटर के बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन खत्म हो जाती है एंड बाकी का जो पानी है, जो वाटर बॉडी है, वो इंटरनेशनल रिसोर्स कंसिडर किया जाएगा, उसको कंट्री यूज नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। क्लियर? तो ये हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब वो रिसोर्स, उस रिसोर्स के ओनर कौन है उसके बेसिस पर हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की बात करी। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब आगे बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि कोई भी रिसोर्स कितना डेवलप हो चुका है, उसका स्टेटस क्या है अभी। तो अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है कि क्या बेसिस का क्या मतलब है इसका, तो एक बार टाइप डिस्कस करते हैं तब आपको 101% क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पहला टाइप है इसका पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? Resources which are found in a region but have not been utilized. फॉर एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल बाद में रीड करेंगे। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमें पता है कि वो प्रेजेंट हैं और वो हमारी नीड्स को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन हम उनको यूज नहीं कर रहे हैं। सो ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल जैसे कि गुजरात या राजस्थान का एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में भी यही गिवन है कि गुजरात या राजस्थान में हम जानते हैं कि धूप काफी पड़ती है, तो सोलर एनर्जी भी काफी प्रोड्यूस हो सकती है और वहां पे हवाएं भी तेज चलती है, जिस वजह से विंड एनर्जी भी प्रोड्यूस हो सकती है। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि वहां पर इतना प्रोडक्शन सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का नहीं होता है, जितनी मात्रा में वो प्रेजेंट, जितनी मात्रा में हमें सोलर एनर्जी मिलती है उसको हम उतना यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। सो ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि उसमें पोटेंशियल तो है लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल इज ऑफ राजस्थान एंड गुजरात दैट दे हैव इनॉर्मस पोटेंशियल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। उनमें पोटेंशियल तो है बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपर्ली। इसके लिए अलग अलग रीजंस रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं सेकेंड टाइप विच इज डेवलप्ड रिसोर्सेज। नाम से ही क्लियर हो रहा है, डेवलप्ड यानी कि फुल्ली उसका जो स्टेटस है डेवलपमेंट का वो फुल है, वो पूरी तरह से जो रिसोर्स है वो डेवलप्ड हो चुका है। हमें पता है कि हमें कौन सी टेक्नोलॉजी लगानी है, उसे एक्सट्रैक्ट करना है। मान लो कि कोई मिनरल है तो धरती के अंदर उसे हमें कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई भी कर रहा है। सो ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेफिनेशन भी यही है इसकी, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, हमने उनका सर्वे कर लिया, हमें पता है कि इस रीजन में ये रिसोर्स पाया जाता है और and their quality and quantity has also been determined for utilization। कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, क्या उसकी क्वालिटी है, क्या उससे हमें फायदा होगा, सब कुछ हमने डेटरमाइन कर लिया है। ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। ठीक है,
अब बात करते हैं थर्ड टाइप विच इज स्टॉक। और फ्रेंड्स काफी फ्रेंड्स को फर्स्ट और थर्ड टाइप पे काफी कंफ्यूजन भी होता है, वो भी हम क्लियर कर लेंगे। सो स्टॉक क्या होते हैं फ्रेंड्स? द रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्वेड बट कैन नॉट बी यूज्ड ड्यू टू अ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। तो देखो यहाँ पर स्टॉक और इसमें क्या फर्क है पोटेंशियल रिसोर्सेज में? स्टॉक में भी लिखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी दे हैव नॉट बीन सर्वेड। यहाँ पर भी लिखा है कि बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, यानी कि उनका सर्वे वर्वे कुछ भी नहीं किया गया है। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? देखो पोटेंशियल रिसोर्सेज में क्या होता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है लेकिन हम उन्हें यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। लेकिन स्टॉक रिसोर्सेज में क्या होता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है उन्हें यूटिलाइज करने के लिए, उन्हें एज अ रिसोर्स यूज करने के लिए। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं स्टॉक रिसोर्सेज। ठीक है, दीज रिसोर्सेज हैव बीन सर्वेड, हमें पता है कि वो वहां पर है रिसोर्स, लेकिन हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनको एक्सट्रैक्ट करके यूज कर पाए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। तो देखो हम जानते हैं कि हमारी पूरी अर्थ में बहुत ज्यादा मात्रा में पानी प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। और वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है, H2O फॉर्मूला होता है ना, तो उसमें हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। तो इनका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का हमें जरूरत भी है, क्योंकि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट गैसेज है जिनका कई जगह यूज होता है। लेकिन फिर हम इतना वाटर भी हमारे पास, तो क्यों ना हम सारी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके यूज कर ले। फ्रेंड्स इसका ये रीजन है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ना, अगर हम इसे लार्ज स्केल पर करते हैं तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है। इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, इसे करना इतना आसान नहीं है। सो ये भी क्या होगा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टॉक रिसोर्स, कि हमें पता है कि हमारे पास पानी है, हमें पता है हमने सर्वे कर लिया है, लेकिन हम उसे यूटिलाइज क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम वाटर में से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को सेपरेट करके यूज कर पाए। अब आप कहोगे कि हम लैब में, केमिस्ट्री लैब में कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स देखो उसमें केमिस्ट्री लैब में आप कितना कम क्वांटिटी में करते हो, कितना ज्यादा पानी लार्ज क्वांटिटी में उसे करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसी वजह से ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं स्टॉक। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जिनके हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है उन्हें एक्सट्रैक्ट करने की, उनके यूज करने की, लेकिन हम उन्हें यूज नहीं कर रहे हैं। और स्टॉक में हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप की विच इज रिजर्व। सो रिजर्व का भी नाम से क्लियर हो रहा है, रिजर्व यानी कि हमने रिजर्व में रखा हुआ है। कहते हैं ना रिजर्व में रखा हुआ है, तो सेव करके रखा है। तो इसका भी यही मतलब है, द रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्वेड, सर्वे कर लिया है, एंड वी कैन यूज देम विद द प्रेजेंट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी है, सर्वे भी कर लिया है, फिर तो हमें यूज कर लेना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे ट्विस्ट, बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड आर नोन एज रिजर्व, लेकिन हमने उनका यूज स्टार्ट नहीं किया है। अब इसका क्या रीजन है? वही कि हमने उनका यूज स्टार्ट नहीं किया है, टेक्नोलॉजी भी है और पता भी है कि रिसोर्सेज हमें चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका ये रीजन है कि हमने उसे फ्यूचर आगे के लिए सेव करके रखा है। जैसे कि एग्जांपल से आपको समझ आएगा, दी वाटर इन दी डैम्स एंड फॉरेस्ट। तो देखो डैम में क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं पीछे रिजर्वोयर में। हम उसको तो अगर हम चाहें तो सारे वाटर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं लार्ज अमाउंट में, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं करते? हम धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं हमारी नीड्स के हिसाब से। सो ऐसी रिसोर्सेज को हम कहते हैं रिजर्व में, कि हमने रिजर्व में रखा है कि आगे जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसका यूज कर लेंगे। दीज आर नोन एज रिजर्व्स। ओके, सो क्लियर हो गया फ्रेंड्स, ये हमने चारों के चारों टाइप अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पे आई होप आपको समझ आ गया। काफी फ्रेंड्स को कंफ्यूजन भी होता है इसमें। अब फ्रेंड्स हम ये भी डिस्कस कर ही लेते हैं कि इस टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो हमने अभी रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन करा अलग अलग बेसिस पे, उसके क्या क्या रिलेटेड क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो देखो सबसे सिंपल क्वेश्चन देखो, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो अभी जो हमने सबसे पहली बार पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इससे क्या क्वेश्चन आएगा, दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, या फिर क्लासिफाई द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो आपको दोनों टाइप्स पता होने चाहिए, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए और इसके एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए। हर एक टाइप ऑफ रिसोर्स के एग्जांपल्स हमने डिस्कस भी किए और आपको पता भी होने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी सेम आएगा, क्लासिफाई द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जांपल्स देने बहुत जरूरी है। एंड सेम गोज फॉर दिस and same goes for the last which is on the basis of status of development. Okay, अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो देखो हमने डिस्कस किया, हमने रिसोर्सेज क्या होते हैं वो डिस्कस करा, रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट, इन दोनों के बीच में क्या इंटरकनेक्शन है वो हमने दूसरी स्लाइड में डिस्कस किया। फिर हमने रिसोर्सेज को क्लासिफाई करा अलग अलग बेसिस पर, साथ साथ हम क्वेश्चन भी डिस्कस कर ही रहे हैं।
अब नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो ये तो हम जान चुके हैं कि रिसोर्सेज किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हम जानते हैं उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। सो अब जब हम इसकी डेवलपमेंट करते हैं, जब रिसोर्सेज डेवलप होते हैं, तो अगर उसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज होता है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा इनडायरेक्ट वे टॉपिक जैसे थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है कि यहाँ पे टॉपिक तो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, और हम बात करेंगे जब रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें होती है। तो ये इसीलिए है क्योंकि देखो जब रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करते हैं तो अगर किसी एक बंदे के पास सारे रिसोर्सेज आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका एक्सप्लॉयटेशन करेगा, तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो देखो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, ये हम जानते हैं कि एक ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे पर्सनल अगर हम उसमें देखें तो जैसे घर, हम रहते हैं घर में तो घर एक क्या है, एक रिसोर्स है। हमें कहीं जाना होता है तो गाड़ी के हम यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ रिसोर्स। सो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रिसोर्स। सेकेंड पॉइंट है इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, सो ह्यूमन बींग्स यूज्ड देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैड लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। हमारी यही सबसे बड़ी गलती है कि हमने ये मान लिया कि जो रिसोर्सेज हमें नेचर प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो हवा हो, हम उसका इनडिस्क्रिमिनेट, चाहे वो वाटर हो, वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम उसका ना इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर सकते हैं। ये तो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, गिफ्ट नेचर ने हमें फ्री में दिया हुआ है गिफ्ट, हम इसका चाहे हम जितना चाहे यूज कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं ये बिल्कुल गलत है, हमें रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज नहीं करना चाहिए, वाटर को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, लैंड का यूज हमें बहुत ज्यादा जुडिशली करना चाहिए। तो अब जब हम इसका इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते हैं, उस रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या बनता है, दैट स्टेट the different reason that state the different consequences because of the indiscriminate use of resources। तो क्या आप consequences लिखोगे, तीन है यहाँ पर बेसिकली पॉइंट। पहला पॉइंट है depletion of resources for satisfying the greed of फ्यू इंडिविजुअल्स, यानी कि कुछ गिने चुने इंडिविजुअल्स के लिए जब आप रिसोर्सेज का उनकी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज का क्या होता है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज होता है कि कुछ इंडिविजुअल्स जो कि अमीर हैं उनको ज्यादा रिसोर्सेज मिल रहे हैं, वो उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। रिसोर्सेज को ना इक्वली डिवाइड करना चाहिए, है ना। तो जब ऐसा होता है कि कुछ फ्यू इंडिविजुअल के पास सारे या ज्यादातर रिसोर्सेज आ जाते हैं उनकी ग्रीड की वजह से, सो ये भी क्या है, ये एक कॉन्सिक्वेंस है ऑफ द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड क्या है, सेकेंड पॉइंट है accumulation of resources in few hands which divides the society into rich and poor। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब कुछ few individuals के पास सारे resources आ जाएंगे तो इससे जो सोसाइटी है वो रिच और पुअर में डिवाइड हो जाएगी, है ना। ये तो ऑब्वियस सी बात होगी कि भाई कुछ रिच हो गए, उनके पास सारे रिसोर्सेज है, और जो गरीब है उनके पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है अपने लिवलीहुड को सस्टेन करने के लिए, तो इससे सोसाइटी भी क्या हो गई, बट गई है। देन थर्ड यहाँ पे इसका कॉन्सिक्वेंस है बहुत इंपॉर्टेंट, indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। कुछ इंडिविजुअल्स ने जो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है उस वजह से काफी नेशनल या इंटरनेशनल इकोलॉजिकल क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। अगर हम ना रिसोर्सेज का ऐसे यूज करेंगे, इनडिस्क्रिमिनेट यूज करेंगे, तो इससे हमें ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस देखने को मिलेंगे जो कि आज के समय में हमें देखने को मिल भी रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग का लेवल आज आप देख सकते हो, एंड ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट हो रही है, ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो रही है जो कि हमें सन की यूवी रे से बचाती है, वो डिस्ट्रॉय हो रही है। क्यों डिस्ट्रॉय हो रही है, क्योंकि देखो जैसे हम जानते हैं जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है वो कौन रिलीज करता है, एसी या बहुत से ऐसे डिवाइसेस है। सो इसीलिए अगर हम ऐसे रिसोर्सेज का यूज करेंगे हम अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कि भाई हमने एसी का यूज क्यों किया, क्योंकि हमें गर्मी लगती है, तो एक दैट इज अ टाइप ऑफ रिसोर्स, लेकिन उसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज हुआ है जिस वजह से हमारे यहाँ पे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस देखने को मिल रही है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ठीक है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। सो ये सभी इसके कॉन्सिक्वेंसेज है ऑफ द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। आई होप आपको समझ आ चुका है। क्वेश्चन यहाँ से यही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, PYQs में भी आपको देखने को मिलेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो ये इसके तीन आप पॉइंट्स लिखोगे। सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स मूव ऑन। अब
अब हमने प्रॉब्लम डिस्कस कर ली कि भाई क्या प्रॉब्लम चल रही है कि जब रिसोर्सेज का ऐसे डिवीजन होता है कि कुछ रिच के पास ज्यादा रिसोर्सेज है, जो गरीब है उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो जब ऐसा होता है तो अब ये जो प्रॉब्लम है इसका समाधान क्या है, इसको हम कैसे इसका सोल्यूशन क्या है, वो अब हम इस स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। सो देखो, फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, सस्टेन यानी कि सबके पास इतने रिसोर्सेज हो कि वो सस्टेन कर पाए, वो जी सकें, जितने की उन्हें जरूरत है उतने रिसोर्सेज उन्हें मिले। दिस इज नोन एज सस्टेन। सस्टेन यानी कि सस्टेन रहना, बिल्कुल जितना चाहिए उतना मिलना। Sustained quality of life and global peace and equitable distribution of resources has become essential। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर ये लिखा है कि जो रिसोर्सेज है उनका इक्वली डिवीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ रिच के पास ज्यादा रिसोर्सेज है, कुछ गरीब लोगों के पास रिसोर्सेज है ही नहीं। तो इसे ही हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जो डेवलपमेंट हो रहा है रिसोर्सेज की वजह से वो सस्टेनेबल वे में होना चाहिए, सबका डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिच लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है और जो गरीब हैं उनका डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, उन्हें जीना मुश्किल हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ये यहाँ पर लिखा है दिस हैज बिकम एसेंशियल। तो बहुत जरूरी बन चुका है आज के वर्ल्ड में कि जो रिसोर्सेज है उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। एंड सेकेंड पॉइंट है फॉर यूजिंग रिसोर्सेज जुडिशियली वी नीड टू अडॉप्ट, इसका आंसर है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अब हम इस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे करें भाई, हम कैसे रिसोर्सेज को इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करें, तो इसका आंसर है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देखो फ्रेंड्स, इसका फॉर यूजिंग द रिसोर्सेज जुडिशियली वी नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसका क्या मतलब होता है वो हम डिस्कस करते हैं। सो देखो, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट and development in the present should not compromise with the need of the future generation। sustainable economic development का क्या मतलब है कि ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन कर पाए, ज्यादा लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर पाए, जो आगे आने वाली जनरेशन है उन्हें भी इस डेवलपमेंट का फायदा मिल सके, वो भी इन रिसोर्सेज को यूज कर सके। इसे हम कहते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेफिनेशन को वापस रीड करते हैं, मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस without damaging the environment and development in the present। जो अभी प्रेजेंट में जो डेवलपमेंट हो रही है वो हमें इस तरीके से करनी चाहिए that it should not compromise with the need of the future generation। हमें रिसोर्सेज को इस क्वांटिटी में यूज करना चाहिए, इक्विटेबल वे में यूज करना चाहिए कि आगे आने वाली जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन भी उन रिसोर्सेज का फायदा ले सके, डेवलपमेंट कर सके। इसे हम कहते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि ज्यादा लंबे समय तक वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सस्टेन कर पाए, ज्यादा लंबे समय तक वो रिसोर्सेज सस्टेन कर पाए फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ओके, क्लियर हो गया। यहां से क्वेश्चन क्या आता है, दैट व्हाट इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसका यही आंसर होगा। तो यहां पर हमने इस टॉपिक में दो क्वेश्चन डिस्कस करे। पहला क्वेश्चन हमने यह डिस्कस करा कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड क्वेश्चन हमने डिस्कस करा दैट व्हाट इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, सो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक विच इज रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो फ्रेंड्स, रियो दी जेनेरियो में 1992 में एक अर्थ समिट हुई थी। इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो दी जेनेरियो इन ब्राजील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। ठीक है, तो 1992 में रियो दी जेनेरियो ब्राजील में एक इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई थी एंड इसमें 100 से ज्यादा हेड्स आए थे स्टेट्स के, मतलब कंट्रीज के 100 से ज्यादा हेड्स आए थे। ठीक है, देन वाई अभी मीटिंग, ये अर्थ समिट क्यों हुई थी? फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी, जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी, उनसे रिलेटेड ये अर्थ समिट हुई थी रियो दी जेनेरियो में। तो पहली बार ऐसी एक अर्थ समिट हुई थी जिसमें एनवायरमेंट की प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करी गई थी। सो दिस वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट बिकॉज ये ग्लोबल लेवल पे हुई थी। इसमें 100 से ज्यादा देशों के हेड आए थे। ठीक है,
देन हुआ क्या था इस अर्थ समिट में, what has happened? So the assembled leaders signed the declaration on global climatic change and biological diversity. तो यहाँ पर जो लीडर्स आए थे इस अर्थ समिट में, तो उन्होंने एक डिक्लेरेशन मतलब एक टाइप से एक डॉक्यूमेंट को साइन किया था। किस पर साइन किया था? ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज पर, कि हाँ कि ग्लोबल लेवल पर जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है, देयर आर सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आवर एनवायरनमेंट। तो ये उन्होंने एक्सेप्ट किया था एंड इस पर डिक्लेरेशन साइन किया था, एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑल्सो, ठीक है। The Rio Convention endorsed the global forest principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया था। एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए 21st सेंचुरी में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात कर चुके हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए 21st सेंचुरी तक इस एजेंडा 21 को यहाँ पर इसको अडॉप्ट किया गया था। अब एजेंडा 21 के बारे में थोड़ा और जानते हैं। सो What is Agenda 21? Agenda 21 क्या है? It is the declaration signed by world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development, which took place at Rio de Janeiro, Brazil. तो हमें पता है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, शॉर्ट फॉर्म में से UNCED बोलते हैं। तो यहाँ पर इस डिक्लेरेशन को साइन किया गया था। ये एक डिक्लेरेशन है जिसको साइन किया गया था वर्ल्ड लीडर्स द्वारा, ठीक है। तो इसका एम क्या है? इसका एम है अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजेंडा 21 का एम है टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट टिल 21st सेंचुरी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब डेवलपमेंट होती है बिना एनवायरमेंट को डैमेज करे, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। एंड ग्लोबल लेवल पर जब ऐसा होगा सो दैट इज ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड यही एजेंडा 21 का एम है, ओके। एंड एजेंडा 21 के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ये यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजेंडा 21 आर टू कॉम्बैट environmental damage, poverty, disease by global cooperation। ये जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि environmental damage, गरीबी, poverty या फिर disease, इन प्रॉब्लम्स को हमें ओवरकम करना है, इन प्रॉब्लम्स को हमें हराना है by global cooperation। आपस में कंट्रीज को कोऑपरेट करना है। सो यही एजेंडा 21 के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ओके। एंड मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है एजेंडा 21 का? वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है एजेंडा 21 का कि हर एक लोकल गवर्नमेंट को अपना एक खुद का लोकल एजेंडा 21 ड्रॉ करना चाहिए कि वो अपने एरिया में, अपने लोकल एरिया में वो कैसे इन सारे प्रिंसिपल्स को, इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को अप्लाई करेंगे एंड इन ये जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, इन्हें ओवरकम करेंगे। सो हाउ दे विल डू दैट? तो हर एक लोकल गवर्नमेंट को अपना खुद का एक एजेंडा 21 ड्रॉ करना है। ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है एजेंडा 21 का, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिसोर्स प्लानिंग। तो फ्रेंड्स देखो, इसको समझने से पहले हम हमारा जो पिछला टॉपिक था, जो सब टॉपिक था, व्हाट इज एजेंडा 21, इससे इंपॉर्टेंट क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं। सो देखो, एजेंडा 21 से रिलेटेड सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट व्हाट इज एजेंडा 21। एजेंडा 21 के क्या क्या मेन फीचर्स हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स प्रपोज किए गए थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके क्या फीचर्स यहाँ पे लिखे भी हुए हैं और एनसीईआरटी में भी येलो बॉक्स में पूरा लिखा हुआ है, यू कैन रीड इट आउट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एजेंडा 21 से। अब फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। तो देखो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि रिसोर्सेज को हमें जुडिशियली यूज करना चाहिए, यानी कि रिसोर्सेज का ऐसा नहीं कि वो मतलब अनइक्वली डिवाइडेड है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हम जानते हैं। तो अब इसको बचाने के लिए हमारे पास कोई प्लान होना चाहिए कि जो रिसोर्सेज है वो इक्वली डिवाइडेड हो। कैसे करें भाई ये सब? तो इसका आंसर है रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि हमें प्लानिंग करनी होगी। क्या प्लानिंग? अब इसका रीजन है कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों होनी चाहिए। वाई? बिकॉज ऑफ द अनइक्वल एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। हम जानते हैं कि इंडिया में जो रिसोर्सेज हैं वो अलग अलग जगह मतलब डिवाइडेड है, कहीं पर कोई रिसोर्स ज्यादा पाया जाता है, कहीं पर कोई रिसोर्स ज्यादा पाया जाता है। सो यहाँ पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसीलिए ताकि सबके पास रिसोर्सेज इक्वल अमाउंट में पहुंचे, इसलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो 3 स्टेप ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब कैसे करें रिसोर्स प्लानिंग, इंडिया में कैसे होती है, वो हम 3 पॉइंट्स के जरिए समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन
आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री, कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि कंट्री के किस पार्ट में कौन सा रिसोर्स पाया जाता है, कहां पर गोल्ड मिलता है, कहां पर सिल्वर मिलता है, कहां पर डायमंड मिलता है। ये तो मिनरल्स की बात हो गई, और भी बहुत सी रिसोर्सेज हैं। सो ऐसे हम इसको हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि जो इन्वेंट्री है कंट्री की, जो अलग अलग मिनरल्स प्रेजेंट है कंट्री में, वो कहां पर कौन से रीजन में प्रेजेंट है। देन this involves surveying, mapping and qualitative and quantitative estimation एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, सर्वे किया जाता है, मैपिंग की जाती है, एंड क्वालिटेटिव यानी कि जो मतलब रिसोर्स है उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या अच्छी क्वालिटी का मिनरल प्रेजेंट है, अगर अच्छी क्वालिटी नहीं होगी तो क्या पता उसे रिजेक्ट भी करना पड़ जाए। एंड क्वांटिटेटिव कि भाई कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, एक तो क्वालिटी, क्वांटिटी, और कैसे पाया जाता है, सर्वे किया जाता है सबसे पहले। देन एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स कि भाई कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है रिसोर्स, क्या हम अपनी टेक्नोलॉजी लगा के उसे एक्सट्रैक्ट करें, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कितना रिसोर्स है, कितनी क्वांटिटी में है, कितने रीजन में ये प्रेजेंट है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन सेटअप फॉर इंप्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक प्लानिंग स्ट्रक्चर डेवलप करना होगा कि जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है इस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने की, क्या वो सफिशिएंट है। सबसे पहले ये चेक करना होगा एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हमारे पास है या नहीं है। एंड स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। अब देखो कई यहाँ पे रिसोर्सेज को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अगर हम मिनरल्स की बात करें तो आपको अलग अलग इंस्टीट्यूशन सेटअप करने होंगे। उसके आसपास हम इंडस्ट्री लगा सकते हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ना जाएं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी होता है जो रिसोर्सेज हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच में जो रिलेशन है वो हमें देखने को मिल रहा है। रिसोर्सेज की वजह से इंस्टीट्यूशन का, कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है। देन मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशन डेवलपमेंट प्लान कि भाई जो रिसोर्सेज हमने यहाँ पे फाइंड करे हैं, जो हमारा प्लान है कि कैसे हम रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे हम इंस्टीट्यूशन को लगाएंगे, कैसे हम अपनी टेक्नोलॉजी को अप्लाई करेंगे इस रिसोर्स को निकालने के लिए, उसे उस प्लान को हमें मैच करना चाहिए हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान कि जो हमारी गवर्नमेंट द्वारा डेवलपमेंट का प्लान दिया गया है उसके साथ हमें उसे मैच करना चाहिए अकॉर्डिंग टू दी नीड्स। ठीक है। तो ये हमारा इंडिया में ऐसे होता है रिसोर्स प्लानिंग। कैसे रिसोर्स प्लानिंग होता है, ये इसके 3 स्टेप्स हैं, आपको याद होने चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी ऐसे आएगा दैट व्हाट आर द 3 स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया एंड यू विल राइट दीज 3 पॉइंट्स। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो अब यहाँ पे इसी का एक सब टॉपिक आ जाता है। सो नाउ वी नो दैट रिसोर्स प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। तो हम ये जान गए हैं कि भाई जो रिसोर्स हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इससे हमें पता चलता है कि रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। बट mere availability of resource in the absence of corresponding changes in technology and institution may hinder development। यानी कि बस अवेलेबिलिटी है, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है, उसके हिसाब से हमें अपनी टेक्नोलॉजी को भी चेंज करना होगा, हमें उसमें नए नए चेंजेस करने होंगे। ठीक है। देखो यहाँ पे ये लिखा है इन दी एब्सेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमें नए नए मिल रहे हैं लेकिन हमारी जो टेक्नोलॉजी है उन्हें निकालने की वो पुरानी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ मियर अवेलेबिलिटी से फर्क नहीं पड़ता है, आपकी टेक्नोलॉजी भी उस लेवल की होनी चाहिए। ठीक है। सो टेक्नोलॉजी में हमें लगातार इंप्रूवमेंट करने चाहिए एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी हमें अपना इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारा ज्यादा डेवलपमेंट हो। देन दिस मे हाइंडर डेवलपमेंट। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो हाइंडर हो जाएगा, कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है India has made concerted effort towards achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after the independence। तो इंडिया ने रिसोर्स प्लानिंग पे काफी काम किया है। इंडिपेंडेंस के शुरू में ही हमने यहाँ पे इस प्लानिंग पे बहुत काम किया। जो गवर्नमेंट है उसने 5-year प्लान, फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च किया और इससे जो रिसोर्स डेवलपमेंट है उसे एक नए लेवल पर लेके गई गवर्नमेंट हमारी। ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने भी रिसोर्स प्लानिंग में काफी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इनका रोल रहा है एंड आई होप आपको टॉपिक भी अच्छे से समझ आ गया ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। नाउ फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस कोलोनाइजेशन एंड रिसोर्सेज। सो फ्रेंड्स देखो इस टॉपिक में बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि कोलोनाइजेशन। हम जानते हैं कि इंडिया पहले कॉलोनी था, ब्रिटिश कॉलोनी था, तो उसका हमारे इंडिया के रिसोर्सेज, हम जानते हैं इंडिया में कितने रिसोर्सेज हैं, इंडिया इज अ रिच रिसोर्स कंट्री, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ा कोलोनाइजेशन का इंडिया पर। सो देखो रिच नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स।
फॉरेन इन्वेडर्स कौन है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं इंडिया का, जो ब्रिटिश है वो है फॉरेन इन्वेडर्स। कॉलोनी कौन है, यहाँ पे कॉलोनीज है, मान लो इंडिया, इंडिया क्या है, कॉलोनी है, और फॉरेन इन्वेडर्स हैं ब्रिटिश। सो ब्रिटिश जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उनका मेन एम क्या था, उनका वो क्या चाहते थे कि जिस कंट्री को हम अपनी कॉलोनी बनाएंगे वहां पे बहुत सारे रिसोर्सेज होने चाहिए ताकि उन्हें हम लूट के अपने कंट्री ले जाए और अपने डेवलपमेंट के लिए उन्हें यूज करें, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। सो ये बहुत गलत था कि जो कंट्रीज थे उनका रिच नेचुरल रिसोर्स कंट्री, ऐसे कंट्री जहां पे बहुत रिसोर्सेज है जैसे कि इंडिया, तो ऐसे कंट्रीज को उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाया, उनके रिसोर्सेज को, उनके मिनरल्स को लूटा और अपने कंट्री वो ले गए। यहाँ पे यही लिखा है कि जो रिच नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन, वो इन फॉरेन इन्वेडर्स का मेन अट्रैक्शन था। Then technological development of the colonized countries helped them to exploit resources of the colonized regions. तो देखो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो कंट्रीज थे जैसे कि ब्रिटेन हमसे तो ज्यादा ही टेक्नोलॉजिकल डेवलप था उस टाइम पर, सो उनकी डेवलपमेंट ज्यादा थी, उनके पास ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी थी। और हम जानते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उनको कन्वर्ट करने के लिए, मान लो कि कोई मटीरियल है उससे अगर आपको रिसोर्स बनाना है तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, और वो टेक्नोलॉजी किनके पास थी, ब्रिटिशर्स के पास थी, जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उनके पास थी। तो वो उस टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारे जैसे कॉलोनीज में से अपने हमारे रिसोर्सेज को लेके अपने कंट्री ले जाते थे, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी। और हमारे पास इतने रिसोर्सेज थे लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिस वजह से हम उन रिसोर्सेज का यूज नहीं कर पा रहे थे। तो ये हम जानते हैं कि अगर आपकी कंट्री में रिसोर्सेज हैं, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, तो क्या आप उनका यूज कर पाओगे, उनका बेनिफिट ले पाओगे, क्या उनकी हेल्प से आप अपनी डेवलपमेंट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यही बेनिफिट यहाँ पे फॉरेन इन्वेडर्स के पास था। टेक्नोलॉजी। अब फ्रेंड्स देखो इससे इंडिया ने क्या सीख ली, इंडिया ने ये सीख ली कि सिर्फ रिसोर्सेज का होना मायने नहीं रखता है, आपके पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, आपके पास इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, तभी आप उन रिसोर्सेज का फायदा उठा सकते हो, उन रिसोर्सेज को अपने डेवलपमेंट में, अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनका काम ला सकते हो। ठीक है, सो इंडिया हैज एक्सपीरियंस, इंडिया ने क्या एक्सपीरियंस किया इस कोलोनाइजेशन से, दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एज वेल एज द टेक्नोलॉजी एंड द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जैसे कि लेबर। सो लेबर होना चाहिए, मान लो कि अगर आपको सोना निकालना है या फिर कोल निकालना है जमीन के अंदर से, तो उसके लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, और वो भी क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। ठीक है, अगर जो लेबर है वो काम ही नहीं करेगा तो कैसे हम अपने रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तभी आप अपने रिसोर्सेज का फायदा ले पाओगे। आर नीडेड फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट, ये इंडिया ने सीख ली इन फॉरेन इन्वेडर से जिन्होंने हमारे रिसोर्सेज को लूटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉलोनाइजेशन एंड रिसोर्सेज के बीच का रिलेशनशिप था। आई होप आपको समझ आ गया है। और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है दैट व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑन द डेवलपमेंट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। नाउ फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट टॉपिक। सो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, कि रिसोर्सेज को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उन्हें बचा सकते हैं। बिकॉज हमें पता है कि हम टेक्नोलॉजी से रिसोर्सेज को बहुत ही इरैशनली यूज कर रहे हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। बिकॉज ऐसे अगर हम रिसोर्सेज को इरैशनली यूज करेंगे तो फ्यूचर के जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं। ठीक है, तो हमें रिसोर्सेज की कंजर्वेशन करने की जरूरत है। अब कैसे करते हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाई डू we need to conserve the resources are vital for any developmental activity। obviously हमें पता है कि resources कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डेवलपमेंट के लिए। so resources are very vital, they are very important। तो इसीलिए resources की कंजर्वेशन करना, उन्हें सही तरीके से यूज करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, हाउ? So to overcome the problems of irrational consumption and overutilization of resources conservation at various levels is important। देखो जो resources है उसकी ओवर कंजप्शन को या फिर irrational कंजप्शन को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना होगा, हर एक लेवल पर, वेरियस लेवल पर रिसोर्स की कंजर्वेशन करनी होगी। हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज का इरैशनल तरीके से कंजप्शन कर रहे हैं एंड ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब ज्यादा रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको ओवरकम करने के लिए हमें हर एक लेवल पर, मतलब सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल, इंडिविजुअल लेवल तक हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना होगा। ठीक है, एंड इस कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में महात्मा गांधी ने भी एक बहुत अच्छी बात बोली थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली थी, दैट देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड
बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। महात्मा गांधी ने कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड ये बात बोली थी कि इतने रिसोर्सेज हैं कि सभी की जरूरत पूरी हो जाएगी, सभी के लिए जितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, जितनी जरूरत है उतने रिसोर्सेज हैं हमारे पास, लेकिन किसी के लालच के लिए, किसी इंसान की ग्रीड के लिए हमारे पास रिसोर्सेज इनफ नहीं है। बिकॉज देखो हमारा लालच कभी भी खत्म नहीं होता है, लालच बढ़ता ही जाता है, ठीक है। तो अगर कोई इंसान लालची होकर रिसोर्सेज को ज्यादा यूज करेगा तब हमारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन हर एक इंसान की जरूरत के लिए, हर एक इंसान की नीड के लिए हमारे पास इनफ रिसोर्सेज हैं। तो महात्मा गांधी ने कितनी अच्छी बात बोली कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में कि हमें जितना जरूरत है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतने रिसोर्सेज सबके हमें इतने अवेलेबल हैं, लेकिन अगर हम लालची होकर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे, ओवर यूटिलाइज करेंगे, देन रिसोर्सेज आर नॉट इनफ, ठीक है। सो देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। तो यहाँ पर ये 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि ये लाइन किसने बोली। सो दिस लाइन वाज सेड बाय महात्मा गांधी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए क्या इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर क्या एफर्ट्स हुए, ओके। सो लेट्स डिस्कस। So the Club of Rome advocated resource conservation for the first time in a more systematic way in 1968. तो 1968 में Club of Rome था, इसने पहली बार एक systematic way में conservation of resource को highlight किया, इसके बारे में बात करी, okay? Then 1974 में subsequently in 1974 Gandhian philosophy was once again presented by Schumacher in his book Small is Beautiful। और 1974 में जो गांधी जी की जो फिलोसफी थी, मतलब गांधी जी जो मानते थे, जो उनकी फिलोसफी थी, जो उनकी आइडियोलॉजी थी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में, तो गांधीयन फिलोसफी को स्कूमैचर ने अपनी बुक में प्रेजेंट किया एंड उनकी बुक का नाम क्या था, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो यहां से भी 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बुक का नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। देन the seminal contribution with respect to resource conservation at the global level was made by the Brundtland Commission report 1987. This report introduced the concept of sustainable development। तो conservation of resource के बारे में एक और बहुत बड़ा contribution हुआ ग्लोबल लेवल पर जब ये ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई 1987 में। इस ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करी गई थी एंड फिर इसको एक बुक में पब्लिश भी किया गया था एंड उस बुक का नाम था आर कॉमन फ्यूचर। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर ये कंट्रीब्यूशन है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स पर, ठीक है। आगे अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड एट द अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरियो ब्राजील इन 1992 एंड एक और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ था कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में जब इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं जो हुए ऑन द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे लैंड रिसोर्सेज के बारे में। तो फ्रेंड्स देखो, अभी तक तो हम रिसोर्सेज के बारे में इन जनरल बात कर रहे थे, एज अ होल हम सभी रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम स्पेसिफिकली इस चैप्टर में 2 रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, लैंड एंड सॉइल, ठीक है। तो हम पहले, अभी तक तो हम रिसोर्सेज के बारे में इन जनरल एज अ होल डिस्कस करते हुए आ रहे थे, लेकिन अब हम स्पेसिफिकली 2 रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, लैंड एंड सॉइल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करते हैं। सो लैंड रिसोर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। लैंड होता क्या है, देखो हमारी अर्थ सरफेस का जो सॉलिड पार्ट है दैट इज लैंड, जो कि वाटर से कवर्ड नहीं है, जो सॉलिड पार्ट है उसको लैंड बोलते हैं, जमीन, ठीक है। एंड लैंड और सॉइल के बीच में डिफरेंस क्या है, देखो लैंड होता है सॉलिड पार्ट ऑफ आवर अर्थ सरफेस जो वाटर से कवर्ड नहीं है, एंड सॉइल होता है लैंड की जो सबसे ऊपर वाली थिन लेयर होती है जिसमें प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं, वो सॉइल होती है। तो जो सॉइल है वो लैंड का ही पार्ट होती है। सॉइल क्या है, एक थिन लेयर जिसमें प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। एंड लैंड क्या है, पूरा सॉलिड पार्ट हमारी अर्थ सरफेस का जो पानी से कवर्ड नहीं है, दैट इज लैंड। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो हम लैंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो लैंड रिसोर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। लैंड भी एक रिसोर्स है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों? बिकॉज इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, सारा जो भी काम है, जो भी हम खेती करते हैं, हम अपने घर बनाते हैं, रोड बनाते हैं, वो सब कुछ जमीन पर ही तो होता है, लैंड पर होता है। सो लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो रोड ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। सो लैंड इज अ इंपॉर्टेंट रिसोर्स। अब लैंड रिसोर्स की लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन, डिसएडवांटेज क्या है इसकी। सो लैंड इज एन एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। लैंड एक ऐसा रिसोर्स है, ऐसा एसेट है
जिसका फाइनाइट मैग्नीट्यूड है। फाइनाइट मैग्नीट्यूड मतलब ये एक लिमिटेड एरिया का ही है, मतलब लैंड जितना प्रेजेंट है, जितना एरिया है उसका जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही रहेगा। हम लैंड को बढ़ा तो नहीं सकते, जितनी लैंड है हमारी अर्थ पर उतनी ही रहेगी। अब हमें अपने हिसाब से उसको यूज करना होगा। अगर हम ऐसे ही लैंड को एक्सप्लॉइट करेंगे देन वी विल फेस ट्रबल, बिकॉज लैंड का एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड है। लैंड को आप बढ़ा तो नहीं सकते, लैंड को ग्रो तो नहीं कर सकते, बिकॉज लैंड इज ऑब्वियसली नॉन लिविंग। जितना हमारे पास एरिया प्रेजेंट है उतने में ही हम अपना काम कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि फ्लैट्स में लोग रहने लग गए। फ्लैट्स में क्यों रहते हैं? बिकॉज एरिया कम पड़ रहा है, हमारे पास लैंड कम है, इसलिए हम बिल्डिंग्स बनाने लगते हैं जिसमें कम एरिया में ही ज्यादा लोग रह पाए। तो ये एक लिमिटेशन है लैंड रिसोर्स की कि इसका फाइनाइट मैग्नीट्यूड होता है, लिमिटेड ही मैग्नीट्यूड होता है, इसको हम बढ़ा नहीं सकते। जितनी हमारे पास अवेलेबल है उतना ही हमें यूज करना है, ठीक है। देन अब डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। अब देखो लैंड के भी टाइप्स होते हैं, रिलीफ फीचर्स होते हैं। जैसे जो लैंड है वो प्लेन है तो दैट इज कॉल्ड प्लेन, माउंटेन्स प्रेजेंट हैं या प्लेट्यूज प्रेजेंट हैं। तो लैंड की भी अब अलग अलग टाइप्स हैं, इसके रिलीफ फीचर्स हैं। तो हमारे इंडिया में जो लैंड है उसमें 43% प्लेन्स है, मतलब जो प्लेन समतल जमीन है, ठीक है, दैट इज 43% प्लेन्स एंड 27% प्लेट्यूज हैं। प्लेट्यूज क्या होता है? प्लेट्यूज होता है टेबल लैंड। जैसे मान लो कोई प्लेन लैंड है, ओके, लेट्स सी। सो ये देखो ये प्लेन लैंड है। अब इस पर ऐसे एक टेबल स्ट्रक्चर हो, एक टेबल लैंड स्ट्रक्चर हो, तो इसको बोलते हैं प्लेट्यू, ठीक है। प्लेट्यू में क्या होता है कि ऊपर की जो सरफेस होती है वो तो एकदम सीधी होती है, स्ट्रेट टेबल की फॉर्म में होती है, एंड ये जो एजेस होते हैं ये स्टीप होते हैं, तो इसको बोलते हैं प्लेट्यूज। तो कितने यहाँ पर 27% प्लेट्यूज हैं, 43% प्लेन्स हैं एंड 30% माउंटेन्स हैं, मतलब पहाड़ हैं, ठीक है। तो ये लैंड की हमने यहाँ पर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख ली, ठीक है। अब आगे मूव ऑन करते हैं, बात करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड। यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, तो अब हम बात करेंगे कि जो लैंड है उसको कैसे यूटिलाइज किया गया, मतलब कैसे यूज किया गया है। अब देखो जो हमारे पास लैंड प्रेजेंट है उसमें से कुछ एरिया में जंगल होंगे, कुछ एरिया को खेती के लिए यूज किया गया होगा, कुछ एरिया में हमने अपने घर बनाए होंगे, रोड बिल्डिंग्स वगैरह होंगी। तो हमने लैंड को कैसे यूज किया है, कैसे यूटिलाइज किया है, ये अब हम डिस्कस करेंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, ठीक है। सो फर्स्ट इज फॉरेस्ट। देखो कुछ एरिया जो लैंड का है वो फॉरेस्ट में यूटिलाइज हुआ है, जो जंगल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये पहला यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड है फॉरेस्ट, ठीक है, जहां पर जंगल प्रेजेंट है। देन सेकंड इज लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ऐसी लैंड जो कि कल्टीवेशन करने के लिए, मतलब खेती करने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी लैंड में देखो दो टाइप की लैंड आएंगी, बैरन एंड वेस्ट लैंड, मतलब ऐसी लैंड जो बंजर है, जो अनफर्टाइल है, जिस पर खेती करी नहीं जा सकती, ठीक है। तो वो होगी लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। दूसरी लैंड जो कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए अवेलेबल नहीं है, वो कौन सी है? लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, दैट इज बिल्डिंग्स, रोड्स, इंडस्ट्रीज। ऐसी लैंड जिस पर हमने नॉन एग्रीकल्चरल यूज में उसको लाया है, मतलब उस पर हमने एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम नहीं किया, जैसे कि उस लैंड पर हमने बिल्डिंग्स बना दिए, रोड्स बना दिए, घर बना दिए, इंडस्ट्रीज बना दी, तो वो जो लैंड है वो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए यूज की जा रही है, ठीक है। तो अब ये जो लैंड है ये कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल है ही नहीं, बिकॉज ऐसी लैंड जो बंजर है, जिस पर खेती करी नहीं जा सकती, तो उस पर खेती नहीं हो सकती, वो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। एंड और कौन सी दूसरी लैंड है जो खेती के लिए अवेलेबल नहीं है? इट इज लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, जिस पर रोड बनाए गए हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बनाई गई हैं, ठीक है। तो ये दूसरा यूटिलाइजेशन है लैंड का, जो खेती के लिए अवेलेबल लैंड नहीं है एंड उस पर ये सब है, जैसे कि नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस या फिर वो बैरन या वेस्ट लैंड है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज अनकल्टिवेटेड अदर लैंड। अदर कल्टिवेटेड लैंड भी आप बोल सकते हो। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड मतलब ऐसी लैंड जो कल्टिवेट नहीं करी गई है, जिस पर खेती नहीं करी गई, तो वो और कौन सी लैंड है? परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, मतलब ऐसी लैंड जिस पर जो एनिमल्स हैं वो अपना घास वगैरह चरते हैं, घास खाते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम ग्रेजिंग लैंड, परमानेंट पैस्चर्स। तो ऐसी लैंड जिस पर खेती नहीं करी जाती वो परमानेंट कर दी कि इस लैंड पर जो एनिमल्स वगैरह हैं वो आकर अपना घास वगैरह खाएंगे, अपना खाना खाएंगे, ठीक है, तो वो होगी परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। तो ये भी अनकल्टिवेटेड लैंड में आ गई, बिकॉज इस पर खेती तो हो नहीं रही है, ठीक है। देन कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कल्चरेबल वेस्ट लैंड कौन सी लैंड होती है? अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years। ऐसी लैंड
जिस पर 5 साल से ज्यादा कोई खेती हुई ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। ये जो टॉपिक है यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हर एक डिटेल को बहुत अच्छे से समझना। कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होती है? ऐसी लैंड जिस पर 5 साल से ज्यादा तक खेती करी नहीं गई है, 5 साल से ज्यादा तक खेती नहीं करी गई है, इट इज अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर्स, तो वो होगी कल्चरेबल वेस्टलैंड। तो अब ये थी अदर अनकल्टिवेटेड लैंड जिन पर खेती नहीं करी गई है, या तो वो परमानेंट पैस्चर या ग्रेजिंग लैंड होगी, वहां पर आके एनिमल्स ग्रेज करते हैं, अपनी घास वगैरह खाते हैं, चरते हैं, ठीक है, तो वो लैंड भी कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए यूज नहीं करी जाएगी। एंड देन कल्चरेबल वेस्टलैंड जिस पर खेती हुई नहीं है, 5 साल से ज्यादा हो गए हैं उसको, सो दैट इज कल्चरेबल वेस्टलैंड। तो ये भी जो लैंड होती है ये कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए प्रेजेंट नहीं है। अगला यूटिलाइजेशन है फैलो लैंड्स। फैलो लैंड्स क्या होती हैं? जो खाली छोड़ दी है ऐसी हमने जमीन, मतलब उन पर खेती करी जा सकती है, कभी कभी उन पर खेती होती है लेकिन उनको ऐसी खाली छोड़ दिया है, सो उनको बोलते हैं फैलो लैंड्स, ठीक है। अब फैलो लैंड्स में भी टाइप्स आते हैं। सबसे पहले आए करंट फैलो। करंट फैलो क्या होता है? ऐसी लैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। ऐसी लैंड जिसको 1 साल या फिर 1 साल से कम के लिए छोड़ दिया, उस पर खेती नहीं करी है, तो उसको बोलेंगे करंट फैलो, ठीक है। यहाँ पर बहुत क्वेश्चंस बनेंगे, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज करंट फैलो, तो आपको ऐसे डिफाइन करना होगा, द लैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। ऐसी लैंड जिस पर 1 साल या 1 साल से कम तक कोई खेती नहीं करी गई है, उसको करंट फैलो बोलते हैं, ठीक है। देन अदर देन करंट फैलो, मतलब ऐसी लैंड जो करंट फैलो की नहीं है, करंट फैलो से अलग है, तो वो कौन सी लैंड होती है? लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। ऐसी लैंड जो 1 से 5 साल के बीच में उसको खाली छोड़ दे, उस पर कल्टीवेशन खेती नहीं करी गई है, तो उसको बोलते हैं अदर देन करंट फैलो। मतलब वो करंट फैलो नहीं है, करंट फैलो के अलावा वो दूसरी लैंड है, ठीक है, जिस पर 1 साल से 5 साल तक बीच में उसमें कोई खेती नहीं करी गई है उस लैंड पर, सो दैट इज अदर देन करंट फैलो, ठीक है, ओके। एंड ये फैलो लैंड्स में आती हैं, ओके। अब बात करते हैं नेट सोन एरिया के बारे में। तो यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है फ्रेंड्स को नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में, अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो सबसे पहले नेट सोन एरिया। तो नेट सोन एरिया क्या होता है? इट इज द टोटल एरिया सोन विद क्रॉप्स एंड ऑर्किड्स। इट रिप्रेजेंट्स एन एरिया इन विच टोटल क्रॉप्स आर ग्रोन ओनली वंस अ ईयर। मतलब सिंपल डेफिनेशन ये है, ऐसा एरिया जिसमें 1 साल में 1 बार कम से कम खेती करी जाती है, दैट इज नेट सोन एरिया। ऐसा एरिया, ऐसी लैंड जिस पर साल में कम से कम 1 बार खेती करी जाती है, उसको कल्टीवेट किया जाता है, उसको नेट सोन एरिया बोलते हैं, ठीक है। सो नेट सोन एरिया को कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द टोटल एरिया सोन एट लीस्ट वंस इन अ ईयर, दैट इज नेट सोन एरिया। अब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है? यहाँ पर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मेंशन नहीं है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होता है नेट सोन एरिया प्लस एरिया सोन मोर देन वंस इन अ ईयर। मतलब नेट सोन एरिया क्या है? ऐसा एरिया जिसको कम से कम 1 बार कल्टीवेट किया जाता है साल में, दैट इज नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया में अगर आप उस एरिया को ऐड कर दोगे जिसको साल में 1 से ज्यादा बार सो किया जाता है, उस पर 1 से ज्यादा बार खेती करी जाती है, उन दोनों को जब आप ऐड करोगे तब आपको मिलेगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या है? नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या है? इट इज द एरिया सोन एट लीस्ट वंस इन अ ईयर। तो ये हो गया नेट सोन एरिया। प्लस नेट सोन एरिया में ऐड कर दो वो एरिया, ऐसा एरिया जिस पर साल में 1 से ज्यादा बार खेती करी जाती है, ठीक है, 1 से ज्यादा बार खेती करी जाती है, उस एरिया को नेट सोन एरिया में ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। सो नेट सोन एरिया एंड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया पर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो ऐसे आप इनको डिफाइन करोगे। तो ये हमने यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड के बारे में डिस्कस कर लिया कि कैसे हमने लैंड को यूटिलाइज किया है, ठीक है। हमने उसको नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए यूज किया है, या फिर बैरन लैंड है जिस पर खेती करी नहीं जा सकती, या फिर ग्रेजिंग लैंड है जहाँ पर एनिमल्स आकर ग्रेज करते हैं, अपना खाना खाते हैं, घास को चरते हैं, ठीक है, या कल्चरेबल वेस्ट लैंड है, फैलो लैंड है। तो ये हमने यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड के बारे में डिस्कस किया कि लैंड को हमने कैसे यूज किया है। अब बात करते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, कि हमने इंडिया में लैंड को कैसे यूज किया। व्हाट इज द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया? सो determined by both physical factors such as topography, climate, soil types as well as human factors such as population, density, technological capability and cultural tradition etc. देखो जो लैंड यूज है, लैंड को हम किस तरीके से यूज करेंगे ये डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर्स पर भी, ह्यूमन फैक्टर्स पर भी। फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप
एंड ह्यूमन फैक्टर्स जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चर, ट्रेडिशन। जैसे मान लो कोई एरिया है, कोई कंट्री है, उसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो लैंड को हम ज़्यादा घर बनाने में यूज़ करेंगे, बिकॉज ज़्यादा पॉपुलेशन है तो रहने के लिए जगह चाहिए, तो उस लैंड को हम घर बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में ज़्यादा यूज़ करेंगे। हो सकता है कि वो कंट्री है, उसकी जो लैंड है उसमें माउंटेन ज़्यादा है, उसकी टोपोग्राफी कैसी है, टोपोग्राफी है उसकी, जैसे उसमें माउंटेन ज़्यादा है, प्लेन एरिया कम है, तो वहाँ पर खेती कम करी जाएगी, बिकॉज खेती कहाँ होती है, प्लेन एरिया में की जाती है, ठीक है। सो वहाँ पर खेती कम होगी बिकॉज माउंटेन एरिया ज़्यादा है। तो कैसे लैंड को यूटिलाइज करेंगे, कैसे लैंड को यूज़ करेंगे, ये डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स दोनों पर, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर हम इंडिया की बात करें, सो इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन however land use data is available only for 93% of the total geographical area. Why? देखो हमारा जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, तो इसको हम 100% मान लेते हैं बिकॉज यही हमारा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। अब ये जो 100% हमारा एरिया है, इसमें से सिर्फ 93% लैंड का ही हमारे पास डाटा है कि उस लैंड को किस तरीके से यूज किया है। सिर्फ 93% लैंड का ही हमारे पास डाटा है। बाकी के 7% का डाटा क्यों नहीं है? बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट असम हैज नॉट बीन डन फुली। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जैसे कि असम, तो वहां पर अच्छे से सर्वे नहीं किया गया कि लैंड को किस तरीके से यूज किया है, ठीक है। जो moreover some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed, and जम्मू एंड कश्मीर का जो पार्ट पाकिस्तान और चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है उस एरिया को भी हमने अच्छे से सर्वे नहीं किया है, तो इसीलिए इनका हमारे पास क्लियर डाटा नहीं है। सो वी हैव ओनली the land use pattern of only we have the data of 93% of our geographical land, ठीक है। तो अब इस 93% जो हमारे पास ज्योग्राफिकल लैंड है इसको कैसे यूज किया गया है ये अब हम बात करते हैं। तो ये देखो, ये चार्ट गिवन है एनसीईआरटी में, इसको आपको रटने की, याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बट स्टिल अभी आपको यहाँ से इससे समझना है कि कैसे लैंड को यूज किया गया है, क्या चेंज आए हैं लैंड यूज पैटर्न में इन इंडिया। सो लेट्स डिस्कस। ओके, सो देखो यहाँ पर हम बात करें जनरल यूज कैटेगरीज 1960-1961, ये 1960-61 में लैंड को ऐसे यूज किया गया था इंडिया में। एंड अभी हम बात कर रहे हैं 2014 एंड 15 की, ये लैंड को कैसे यूज किया इंडिया में। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ग्रीन वाला पोर्शन है नेट सोन एरिया। तो जो नेट सोन एरिया था वो पहले 46.26% था और अब नेट सोन एरिया है 45.5%, तो नेट सोन एरिया डिक्रीज हो गया। अगर हम फॉरेस्ट वाले एरिया की बात करें तो पहले फॉरेस्ट एरिया था 18.11% और अब फॉरेस्ट एरिया है 23.3%, तो फॉरेस्ट जो एरिया है वो इंक्रीज हुआ है एज द टाइम हैज पास्ड, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पर परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड की बात करें तो पहले परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड 4.71% था, लेकिन अब है 3.3%, तो जो परमानेंट पैस्चर और ग्रेजिंग लैंड है वो कम हो गया, उसका एरिया कम हुआ है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि लैंड को कैसे यूज किया है, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक की अदर प्रॉब्लम्स विद द लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया। तो अभी हमने एक मेजर प्रॉब्लम डिस्कस करी कि इंडिया का जो टोटल एरिया है, जो टोटल लैंड एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, उसका सिर्फ 93% ही हम यूज कर पाते हैं, ठीक है। उसके अलग रीजन हमें डिस्कस करें, तो ये तो एक प्रॉब्लम हो गई, एक मेजर प्रॉब्लम हो गई। और क्या क्या प्रॉब्लम्स है, अगर क्वेश्चन में आता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद द लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया, तो हम कितने पॉइंट्स लिखेंगे। अगर 5 मार्क्स में आता है तो हमें मिनिमम 5 पॉइंट्स तो लिखने ही पड़ेंगे, 5-6 पॉइंट्स। तो कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो, मोस्ट ऑफ द अदर देन करंट फेलो लैंड्स आर ऑफ पुअर क्वालिटी एंड देयर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज वेरी हाई। तो ये एक प्रॉब्लम है कि जो अदर देन करंट फेलो लैंड, यानी कि जो 1 साल से 5 साल के बीच में जिन्हें कल्टीवेट नहीं किया गया है, वो लैंड्स क्या है, ज्यादातर पुअर क्वालिटी के हैं, उन पर कल्टीवेशन करना बहुत मुश्किल है, और अगर करना भी है तो बहुत पैसा खर्चना पड़ेगा। तो इसीलिए ये यहाँ पे सिचुएशन है कि जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो बहुत हाई हो जाती है। अगर आपका जो लैंड है वो पहले से फर्टाइल है, खेती करने के लिए फर्टाइल है, तो आप बहुत इजीली ज्यादा पैसा आपको स्पेंड नहीं करना पड़ेगा उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सिनेरियो उल्टा है। सेकेंड है यहाँ पे द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया varies greatly from one state to another. It is over 80% of the total area in Punjab and Haryana and less than 10%, 10% से भी कम है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड मणिपुर एंड अंडमान निकोबार जैसे यहाँ पे स्टेट्स एंड आइलैंड्स।
तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो नेट सोन एरिया है वो स्टेट्स जैसे कि पंजाब, जो नॉर्थ पार्ट है इंडिया का, जहाँ पर हम जानते हैं कि जो खेती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे जो सॉइल, जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। हम जानते हैं, मैं खुद हरियाणा में रहता हूँ, तो वहाँ पर हमारे यहाँ पे जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, इस वजह से यहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए हरियाणा पंजाब जैसे रीजन का जो नेट सोन एरिया है दैट इज 80% या उससे भी ज़्यादा, ठीक है। लेकिन स्टेट्स जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, तो इनकी जो इन स्टेट्स की जो टोपोग्राफी है, यहाँ का जो लैंड है वो इतना सुटेबल नहीं है खेती करने के लिए, फूड को ग्रो करने के लिए। कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर प्लेट्यूज है, कहीं पर जो लैंड है वो इतना कल्टीवेबल नहीं है। तो ये अलग अलग रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से नेट सोन एरिया बहुत कम है, 10% से भी कम है इन स्टेट्स में, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में तो बहुत पार्ट क्या है, माउंटेन्स है, हिमालयाज है, तो वहां पर खेती करना ऑब्वियसली मुश्किल है। सो अब यहाँ पर हम बात करते हैं थर्ड यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। Forest area in India is far lower, 24% in 2021 than the desired 33% of the geographical area, which results in the loss of livelihood and the ecological balance is disturbed. Millions of people का जो livelihood है वो लॉस हो जाता है। कैसे लॉस होता है, क्यों लॉस होता है? बिकॉज हमारे इंडिया में जो फॉरेस्ट एरिया है वो कितना है, 2021 की रिपोर्ट की माने तो 24% है, और डिजायर्ड कितना है कि भाई कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए, तो कम है यहाँ पर एरिया। तो यही प्रॉब्लम है कि फॉरेस्ट यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो फॉरेस्ट पर अपने लिवलीहुड को सस्टेन करने के लिए डिपेंडेंट है, डायरेक्टली उस पर डिपेंडेंट है, वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, वहीं का पेड़ को काट के वहीं से खाना अपना बनाते हैं, सो वो उस पर डिपेंडेंट है फुली। तो इससे क्या हुआ, अगर फॉरेस्ट एरिया कम होगा तो लिवलीहुड का लॉस होगा, मिलियंस ऑफ पीपल का, जो ट्राइबल लोग हैं जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं उस पर डिपेंडेंट है, लिवलीहुड का लॉस होगा। सेकंड क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है, इकोलॉजिकल बैलेंस भी डिस्टर्ब होगा। अगर पेड़ कम होंगे तो इससे क्या होगा, देखो हम जानते हैं कि जो सॉइल और जो ट्री होता है वो एक दूसरे को बिल्कुल फ्रेंडली उसमें नेचर में रहते हैं कि भाई जो सॉइल, जो ट्री है वो सॉइल के लिए मददगार होती है और जो सॉइल है वो ट्री के लिए मददगार होती है। कैसे, जो मतलब जो ट्री है वो सॉइल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और जो सॉइल है वो ट्री को पकड़े रहती है, जकड़े रहती है। अगर ट्री ही नहीं होगा तो जब हवा चलेगी या वाटर के फ्लो की वजह से जो मिट्टी है वो उखड़ जाएगी, क्योंकि वहां पर उसे कोई पकड़ने वाला नहीं है, जैसे कि पेड़ होता था। तो इसीलिए इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जितने ज्यादा फॉरेस्ट होंगे, जितने ज्यादा ट्रीज होंगे, उतना ही हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम है कि इंडिया में फॉरेस्ट एरिया कम है जिस वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होता है। सो कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। तो यही यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं लैंड डिग्रेडेशन के टॉपिक में, कि कैसे हमारे इंडिया का लैंड यूज पैटर्न है, और उस पैटर्न में हमें देखने को मिल रहा है कि काफी प्रॉब्लम्स भी है। वो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी। क्वेश्चन आता है दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद द लैंड मैनेजमेंट इन इंडिया। लैंड मैनेजमेंट है, इसका दूसरा वर्ड यहाँ पे हम लेंगे लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया, सेम बात है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर। अब देखो डिग्रेड हो रहा है, प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लिया, अब समाधान तो देखना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल रिलेटेड हो गए कि भाई अभी हमने प्रॉब्लम्स देखी कि हमारा जो लैंड है, जो लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न है, उसमें काफी प्रॉब्लम्स हैं, तो अब उसे हम कैसे कंजर्व करें, हाउ कैन वी कंजर्व आवर लैंड। सो देखो 95%, सबसे पहले इंपॉर्टेंस को समझो। जब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई जो लैंड, जो रिसोर्स है ना हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमें कंजर्व करना होगा। तो इंपॉर्टेंस यहाँ पे हम 2 पॉइंट से समझते हैं कि 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड। हमारी जो बेसिक नीड्स है, क्लोथिंग की नीड्स हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो शेल्टर हो, ये सब लैंड से आता है। खाना हम उगाते हैं लैंड पर, लकड़ी का यूज करके हम अपना घर बनाते हैं। क्लोथिंग का, यहाँ पे क्लोथिंग का भी काफी सामान होता है, जैसे कि जो पल्प होता है, जो वुड पल्प होता है, उसका यूज होता है कॉटेज इंडस्ट्रीज में। सो जो फूड है, जो यहाँ पे जो फूड है, क्लोथिंग है एंड शेल्टर है, ये हमारी बेसिक नीड्स है। तो ये 95% ये बेसिक नीड्स हमारी कहाँ से फुलफिल होती है, यहीं से, लैंड से फुलफिल होती है। सो वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर लैंड एंड ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन। अब देखो जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उसने लैंड को डिग्रेड किया ही है, साथ साथ ऑल्सो एग्रेवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस टू कॉज डैमेज टू लैंड। अब इसका क्या मतलब है, इतनी हैवी लैंग्वेज लिखी है कि जो नेचुरल फोर्स है, देखो
जो सॉइल इरोजन है, मान लो कि सॉइल इरोजन क्या होता है कि जो सॉइल है वो उखड़ जाती है, वो बह जाती है किसी कारण, जैसे कि हवा की वजह से हो सकता है, वाटर की वजह हो सकता है, अलग अलग उसके लिए नेचुरल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है। अब ये देखो, ये टाइम टू टाइम प्रोसेस है, ये होना ही है, लेकिन हम ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये और ज्यादा इंक्रीज हो गया है, यानी कि अब ये और फास्ट पेस पर हो रहा है। होना तो था लेकिन स्लोली स्लोली होना था, जो नेचर अपने आप खुद ब खुद होता है, लेकिन हम ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये और ज्यादा एग्रीवेट हो गया है, यानी कि और ज्यादा देखने को मिल रहा है। जो नेचुरल, यहाँ पे क्या लिखा है, जो नेचुरल फोर्सेस है वो और ज्यादा उनकी स्पीड बढ़ गई है, उनकी पेस बढ़ गई है टू डैमेज दी लैंड, जिस वजह से लैंड को और ज्यादा डैमेज हो रहा है बिकॉज ऑफ द नेचुरल फोर्सेस एज वेल एज द ह्यूमन एक्टिविटीज। तो दोनों ही यहाँ पर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। नेचुरल कॉजेज भी है, साथ साथ ह्यूमन एक्टिविटीज भी रिस्पॉन्सिबल है लैंड के डिग्रेडेशन के लिए। तो यहाँ पर हमने समझा कि लैंड हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे इसके कुछ कंजर्वेशन मेजर्स भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे कॉजेस हैं और उनके क्या समाधान है, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कॉज है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि जब ट्रीज को हम काटते हैं, फॉरेस्ट को काटते हैं, अब लकड़ी की जैसे जरूरत होती है अलग अलग, मतलब जैसे घर बनाना है तो उसके लिए लकड़ी की जरूरत है, तो उसके लिए हम पेड़ काटते हैं। लेकिन अगर आपने पेड़ काटा है तो आपको वहीं पर एक पेड़ को प्लांट भी करना चाहिए ताकि सस्टेन रहे, बिल्कुल भी यहाँ पे आगे वाली जनरेशन आएंगी वो भी उसका यूज कर सके अपनी डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो इनडायरेक्टली डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट का कट होना, पेड़ों का कट होना, दिस इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। तो ये क्या है, ये एक कॉज है लैंड डिग्रेडेशन का। प्रिवेंटिव मेजर क्या है, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन यानी कि इसका उल्टा, ट्रीज को प्लांट करना, फॉरेस्ट, अगर ट्रीज प्लांट करोगे तो फॉरेस्ट अपने आप ही फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एफॉरेस्टेशन। द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज और फॉर्मिंग फॉरेस्ट इज नोन एज एफॉरेस्टेशन। अब बात करते हैं ओवरग्रेजिंग। तो ओवरग्रेजिंग यानी कि जब जो कैटल्स हैं वो ज्यादा ग्रेज कर लेते हैं, अभी उनके हाथ में तो नहीं है, तो अगर आप अपने जो कैटल्स हैं उन्हें कंट्रोल नहीं करोगे तो ओवरग्रेजिंग की वजह से जो लैंड है वो खराब हो जाता है, उस पर खेती करना मुश्किल हो जाता है। जो लैंड की जो मतलब उसकी कैपेबिलिटी होती है क्रॉप्स को उगाने की वो खत्म हो जाती है, जिस वजह से ओवरग्रेजिंग भी क्या है, ये भी एक रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का। इसका समाधान क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड, कि जो ग्रेजिंग लैंड है उसका मैनेजमेंट होना चाहिए। आपके जो कैटल्स हैं वो कहाँ पे चर रहे हैं, कहाँ पे ग्रेज कर रहे हैं, उसका आपको पता होना चाहिए ताकि हमारा लैंड उसकी वजह से डिग्रेड ना हो। देन थर्ड यहाँ पे कॉज है इसका माइनिंग एंड क्वेरिंग। तो इसका क्या मतलब है कि माइनिंग, जैसे कि अगर आप इलीगल माइनिंग करोगे या ज्यादा जो हमारी लैंड में से जो मिनरल्स को निकालोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे, तो जो लैंड होता है ना जहाँ से आप मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हो वहां पर फिर और कोई काम नहीं हो सकता। अगर आपको खेती करनी है, क्रॉप्स उगानी है, वो आप नहीं कर सकते क्योंकि जो लैंड है वो डिग्रेड हो चुका है उस माइनिंग एंड क्वेरिंग की वजह से। अब इसका समाधान क्या है, रेगुलेटिंग माइनिंग, यानी कि इसका भी वही है जैसे कि यहाँ पे हमने देखा मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड, ओवर ग्रेजिंग का समाधान। माइनिंग का क्या समाधान है कि आप अपनी माइनिंग को मैनेज करो, जो आप इलीगल माइनिंग कर रहे हो, एक्सेस में माइनिंग कर रहे हो उसे कंट्रोल करो, उसे मैनेज करो, ज्यादा माइनिंग ना करो। और अगर माइनिंग हो रही है तो जो लैंड है उसको वापस कैसे रिटेन करना है उसके भी आपको वहाँ पे जो स्टेप्स है उन्हें लेना चाहिए, ठीक है, तभी हमारा जो लैंड है वो डिग्रेड होने से बचेगा। देन ओवर इरिगेशन। तो अब ओवर इरिगेशन क्या होता है, जैसे कि ज्यादातर नॉर्थ जो पार्ट है हमारे इंडिया का, वहां पे उन स्टेट्स में देखने को मिलता है कि जो खेत होते हैं उसमें हम ज्यादा उनको इरिगेट कर देते हैं, ज्यादा पानी दे देते हैं क्रॉप्स को। तो इससे क्या होता है कि जो सॉइल होती है वो सालीन हो जाती है, उसमें जो वो एल्कालीन हो जाती है, उसका जो नेचर है वो बेसिक हो जाता है। तो यहाँ पे जो खट्टा जो साल्ट कंटेंट है सॉइल का वो इंक्रीज हो जाता है। तो साल्ट कंटेंट इंक्रीज हो गया सो बिकॉज ऑफ द ओवर इरिगेशन, जब आप ज्यादा पानी दे देते हो क्रॉप्स को। अब इसका समाधान क्या है, ड्रिप इरिगेशन यानी कि स्प्रिंकलर्स। दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि बूंद बूंद ऐसे बूंद बूंद पानी टपकता है और उनको क्रॉप्स को, जो प्लांट्स हैं उनको पानी मिलता है, तो इससे वाटर भी वेस्ट नहीं होता है और लैंड भी डिग्रेड नहीं होता है। सेम गोज फॉर दी स्प्रिंकलर्स। तो यहाँ पर हमने 4 कॉजेज डिस्कस करे, 4 प्रिवेंटिव मेजर डिस्कस किया। अगर डेफिनेशन आती कि भाई ओवर ग्रेजिंग क्या होता है, ये क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड, चलो इसकी तो नहीं आएगी। एफोरेस्टेशन क्या होता है, डिफोरेस्टेशन क्या होता है, सो आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ है यहाँ पे मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो देखो फ्रेंड्स,
जैसे मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री। तो इन इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि जब सीमेंट बनता है तो एक लार्ज अमाउंट में डस्ट रिलीज होती है, और जो डस्ट होती है ना, वो जब सॉइल उस डस्ट को एब्जॉर्ब करती है तो उससे जो सॉइल है वो कल्टीवेबल नहीं बचती है, जिस वजह से क्रॉप्स पर इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे क्रॉप्स पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो इससे हमारा जो लैंड है वो डिग्रेड हो रहा है बिकॉज ऑफ द मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ये इतना ज्यादा क्वांटिटी में तो नहीं होता, लेकिन दिस इज ऑल्सो अ कॉज। अब इसका प्रिवेंटिव मेजर है प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। तो यहाँ पे इसका प्रिवेंटिव मेजर है कि अगर आप जो पेड़ है, ऊंचे ऊंचे पेड़ लगाओगे अपने खेत के साथ, तो उससे क्या होगा कि जो हवा आएगी, जो डस्ट आएगा वो रुक जाएगा, मतलब सारा तो नहीं रुकेगा लेकिन कुछ हद तक वो जो डस्ट पार्टिकल्स है। और इससे और भी क्या क्या फायदा होता है कि जो सैंड स्टॉर्म्स आते हैं, आंधी तूफान आता है, वो भी रुक जाता है और जो क्रॉप्स है वो बची रहती हैं। ऊंचे ऊंचे पेड़ लगा दिए जाते हैं, आपने देखा होगा जो खेत होते हैं उनके साइड में से ऊंचे ऊंचे पेड़ लगा देते हैं ताकि जो हवा आ रही है या कुछ भी ऐसे सैंडस्टॉर्म आ गया मान लो, तो इससे क्या होता है जो क्रॉप्स है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, बची रहती है वो। तो ये इसका एक यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर हो गया। तो आप ये 5 कॉज याद रखो और ये 5 प्रिवेंटिव मेजर याद रखो, क्वेश्चन आ सकता है। सो फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स है हमारे लैंड मैनेजमेंट इंडिया में, और कैसे हम अपने लैंड को कंजर्व कर सकते हैं, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स टू कंजर्व आवर लैंड, वो भी हमने इस स्लाइड में डिस्कस कर लिया। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं सॉइल एज अ रिसोर्स। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स। अब हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। हमने लैंड रिसोर्स के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम सॉइल के बारे में बात करेंगे। सो सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। तो सॉइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। रिन्यूएबल क्यों है? बिकॉज सॉइल रिन्यू हो सकती है, रिप्रोड्यूस हो सकती है। जैसे जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल मैटर है, जब वो डीके होता है, डीकंपोज होता है, तो दोबारा वो सॉइल बन जाता है। ठीक है, सो ऐसे जो सॉइल है वो रिन्यू होती रहती है, लेकिन सॉइल को रिन्यू होने में काफी टाइम लगता है। ओके, सो सॉइल इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स एंड सॉइल काफी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है, बिकॉज जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो सॉइल में ही होती है, एंड जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं, वो भी सॉइल में ही रहते हैं। सो सॉइल ऑल्सो सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। ठीक है, it takes millions of years to form soil up to a few centimeters in depth. Various forces of nature such as change in temperature, actions of running water, wind and glaciers, activities of decomposer etc. contribute to the formation of soil. ठीक है, तो एक कुछ सेंटीमीटर सॉइल को बनने में भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, सो जो सॉइल रिन्यू होती है उसमें काफी टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। बिकॉज सॉइल बनती कैसे है, जब जो प्लांट है और एनिमल्स जब मर जाते हैं तो फिर वो डीके होते हैं, उनको डीकम्पोजर्स डीकम्पोज करते हैं एंड देन सॉइल बनती है। सो इसमें काफी टाइम लगता है। एंड सॉइल बनती कैसे है? बहुत सी फोर्सेज ऑफ नेचर्स की वजह से बनती है, जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आया है, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, जब तेज पानी बहता है सॉइल में से, या फिर विंड एंड ग्लेशियर्स या एक्टिविटीज ऑफ डीकम्पोजर्स, इनकी वजह से सॉइल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये नेचुरल फोर्सेज हैं, ये नेचर की फोर्सेज हैं जिनसे सॉइल की फॉर्मेशन होती है। Parent rock or bedrock, climate, vegetation and other forms of life and time are important factors in the formation of soil. Formation of soil के कुछ और important factors हैं, जैसे कि parent rock और bedrock। मतलब जैसा parent rock, जो सबसे नीचे जो rock होता है, जैसा parent rock होगा वैसे ही top soil होगी। तो parent rock और bedrock पर भी डिपेंड करता है कि soil कैसी होगी, या climate पर भी डिपेंड करता है। अगर मान लो कि वो बहुत ही सूखा एरिया है, वहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती, बहुत गर्मी होती है, तो जो soil होगी वो arid soil होगी। ठीक है, सो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, सॉइल के टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो क्लाइमेट पर भी डिपेंड करता है, वेजिटेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, टोपोग्राफी पर डिपेंड करता है। जो प्लेन एरिया होते हैं उनमें अलग टाइप की सॉइल होती है, माउंटेन में अलग टाइप की सॉइल होती है, तो टोपोग्राफी पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल डिपेंड करती है। ठीक है, Then chemical and organic changes which take place in the soil play an important role. जो chemical और organic change होते हैं वो भी एक बहुत important role play करते हैं soil की formation में। ठीक है, then soil also consists of organic and inorganic material. soil में organic मतलब humus, मतलब देखो जब plant और animal matter decay होता है, decompose होता है, तो उसको humus बोलते हैं, and ये organic matter होता है। तो soil में organic matter, inorganic matter भी material भी present होता है। ठीक है,
अब आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में कि सॉइल को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, सॉइल के टाइप्स क्या हैं, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, texture, age, chemical and physical properties, the soils of India are classified in different types as mentioned below। तो इन फैक्टर्स के बेसिस पर हम सॉइल को 6 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन से फैक्टर्स हैं ये? थिकनेस, मतलब सॉइल का उसकी थिकनेस कितनी है, टेक्सचर कैसा है, जो सॉइल है वो स्मूथ है या फिर रफ है, या फिर उसके टेक्सचर पर, या एज, वो सॉइल कितनी पुरानी है, या केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन फैक्टर्स के बेसिस पर सॉइल के कितने टाइप्स हैं इंडिया में वो अब हम पढ़ेंगे। तो टोटल 6 टाइप्स हैं: एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल, या फिर इसको माउंटेन सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 6 टाइप्स ऑफ सॉइल है, इनके बारे में वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद एलुवियल सॉइल। सो द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। जो हमारे पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब जो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये वाला जो पूरा एरिया है इसको नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स है ये एलुवियल सॉइल से बने हैं। एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड और इंपॉर्टेंट सॉइल है, बिकॉज जो एलुवियल सॉइल होती है वो बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है, बहुत ही उपजाऊ सॉइल होती है और इसमें बहुत अच्छी खेती करी जाती है, ठीक है। सो एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल, ठीक है। एंड जो हमारे पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये एलुवियल सॉइल से ही बने हैं। अब कैसे बने हैं ये हम डिस्कस करते हैं। सो द एलुवियल सॉइल इज डिपॉजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम्स, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। तो एलुवियल सॉइल बनी कैसे है? देखो, जो एलुवियल सॉइल है वो हिमालय की जो हिमालयन जो रिवर सिस्टम है उससे बनी है। देखो, हिमालय के पहाड़ है, हिमालय के पहाड़ में से जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होते हैं और फिर नदियां बनती हैं, नदियां बह के आती हैं, जैसे ये गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्र। तो ये जो तीनों रिवर्स हैं जब ये बहती हैं तो अपने साथ साथ ये सॉइल के फाइन पार्टिकल्स को, जो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनको अपने साथ लेके आती हैं, है ना। तो ये जब नदियां बहती है तो अपने साथ फाइन पार्टिकल्स आते हैं, एंड जैसे जैसे ये माउंटेन से, हिमालय से जब ये प्लेन में आती है, नदर्न प्लेन्स में आती है, तो ये जो सॉइल के फाइन पार्टिकल्स होते हैं ये डिपॉजिट होते जाते हैं रिवर के साइड में, रिवर की बैंक्स पर, ठीक है। जो रिवर बह रही है तो उसके साथ पार्टिकल्स आ रहे हैं, मिट्टी आ रही है, फर्टाइल सॉइल आ रही है। तो जैसे ही वो रिवर प्लेन में आती है तो फिर रिवर स्लो डाउन हो जाती है, एंड जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो रिवर के बैंक्स पर, रिवर के किनारे पर जमा होते जाते हैं, डिपॉजिट होते जाते हैं, और ऐसे ही हमारा पूरा नॉर्दर्न प्लेन बना है, एलुवियल सॉइल बनी है, एलुवियल सॉइल बनी है, ठीक है। तो ऐसे बनती है एलुवियल सॉइल, ठीक है। सो द एलुवियल सॉइल इज डिपॉजिटेड, ये डिपॉजिट होती है बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम्स, द इंदस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, क्योंकि हिमालय में ये 3 मेन रिवर हैं, एंड जब ये बहती हैं तो इनके साथ साथ जो सॉइल के फाइन पार्टिकल्स हैं वो आके जमा होते जाते हैं एंड एलुवियल सॉइल बनती है। एंड ये ऐसा सैकड़ों साल से हो रहा है, मिलियन ऑफ ईयर्स से हो रहा है, ऐसा कोई ये अभी से ही नहीं स्टार्ट हुआ है या फिर कुछ टाइम से नहीं, ये बहुत पहले से हो रहा है, ठीक है। और तब जाके पूरी ये नॉर्दर्न प्लेन्स में एलुवियल सॉइल है, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं। इट इज ऑल्सो फाउंड इन राजस्थान, गुजरात एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर्स। तो ये तो हमने देखा कि नॉर्दर्न प्लेन्स में एलुवियल सॉइल होती है, एंड ऑल्सो जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है ना उसमें भी एलुवियल सॉइल पाई जाती है, राजस्थान और गुजरात में भी एलुवियल सॉइल प्रेजेंट होती है, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट में कैसे? क्योंकि ईस्टर्न कोस्ट में तो हिमालयाज नहीं है। देखो, ईस्टर्न कोस्ट में से ये जो रिवर्स है ना, ये ईस्टर्न कोस्ट में ये जो रिवर्स हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी, ये बह के आती हैं, तो इनके डेल्टास बनते हैं ईस्टर्न कोस्ट पर, इसीलिए वहां पर ईस्टर्न कोस्ट पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है, ठीक है। देन द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो एलुवियल सॉइल में ये जो सॉइल है उसमें वेरियस प्रोपोर्शन प्रेजेंट होते हैं सैंड, सिल्ट एंड क्ले के। तो ये सॉइल के कॉम्पोजिशन होते हैं, सॉइल के ही, ये सॉइल का ही पार्ट होता है सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो इस एलुवियल सॉइल में इनका भी प्रोपोर्शन पाया जाता है, ठीक है। As we move inlands toward the river valley, soil particles appear to be bigger in the size, whereas in the upper side of the river valley, the soils are coarse. तो जब हम रिवर वैली के अंदर की तरफ जाते हैं, इनलैंड जाते हैं, तो जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, बिगर होते हैं, एंड जब हम ऊपर की साइड मूव करते हैं रिवर वैली के, तो जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, वो जो सॉइल होती है वो कोर्स होती है, मतलब दरदरी सी होती है, ठीक है। सो दिस वी हैव डिस्कस्ड। अब एज के बेसिस पर, मतलब जो एलुवियल सॉइल है वो पुरानी है, नई है, कब बनी है, वो कब उसकी फॉर्मेशन हुई है, तो एज के बेसिस पर, उम्र के बेसिस पर एलुवियल सॉइल को हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले है ओल्ड एलुवियल, मतलब ऐसी एलुवियल सॉइल जो पहले बनी है, जिसकी फॉर्मेशन पहले हुई है, इसको हम बोलते हैं बंगर। सो द बंगर सॉइल हैज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स देन द
खादर। ठीक है, तो देखो जो बंगर सॉइल होती है, जो मतलब जो ओल्ड एलुवियल है, उसमें कंकर ज्यादा होते हैं, कंकर मतलब छोटे छोटे पत्थर ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू खादर। तो खादर क्या है, ये न्यू एलुवियल है, जो अभी नई एलुवियल बनी है, जो अभी नई एलुवियल सॉइल बनी है, उसको खादर बोलते हैं। ठीक है, इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन द बंगर। तो ये जो खादर सॉइल होती है, इसमें जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, मतलब फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इसमें कंकर नहीं होते, छोटे छोटे पत्थर नहीं होते, इसलिए जो खादर सॉइल होती है, जो न्यू एलुवियल है, ये ज्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, बिकॉज फर्टाइल होने के लिए जो सॉइल है वो फाइन होनी चाहिए, उसमें फाइन पार्टिकल्स होनी चाहिए, कंकर नहीं होने चाहिए। तो बंगर में क्या होते हैं, कंकर ज्यादा होते हैं, तो ये फर्टाइल कम होती है। एंड जो न्यू एलुवियल है विच इज खादर, तो इसमें फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए ज्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, अब इसको हम डायग्राम की हेल्प से भी समझ लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हिमालयाज हैं। ठीक है, दीज आर द हिमालयाज। अब हिमालयाज के फुट हिल्स में, मतलब जो फुट हिल्स हैं, हिमालयाज के जो फुट हिल्स हैं, वहां पर नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं एंड यहीं पर एलुवियल सॉइल होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये हिमालयाज है, यहाँ से रिवर बह के आती हैं, गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र रिवर बह के आती हैं एंड अपने साथ वो फाइन पार्टिकल्स को जमा करती हैं, डिपॉजिट करती हैं एंड फिर एलुवियल सॉइल बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो रिवर है, इसके साइड में ये जो डिपॉजिट सॉइल है, इसको बोलेंगे खादर, ये न्यू एलुवियल है। एंड इसके उस रिवर के और साइड में जो एलुवियल सॉइल होगी, उसको बंगर बोलेंगे, बिकॉज ये ओल्ड एलुवियल है, इसमें कंकर ज्यादा होंगे। बिकॉज यहाँ पर देखो रिवर के जो बिल्कुल पास में ये नई एलुवियल सॉइल बनी है। ठीक है, तो ये होगी खादर। एंड जो और पुरानी एलुवियल सॉइल है, उसको हम बंगर बोलेंगे, बिकॉज उसमें कंकर ज्यादा होंगे। तो यहाँ डायग्राम की हेल्प से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, अब आगे यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये एलुवियल सॉइल कहाँ पाई जाती है इंडिया में। लेट्स सी वेयर इट इज फाउंड। तो डायग्राम की हेल्प से भी आप समझ सकते हो, ये एलुवियल सॉइल का डायग्राम है, यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर में। एंड यहाँ देखते हैं कि कहाँ एलुवियल सॉइल पाई जाती है, कौन से रीजन में पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन तो नदर्न प्लेन्स में ही है, बिकॉज देखो हिमालयाज यहाँ पर होते हैं, हिमालयाज के जस्ट बाद प्लेन्स आते हैं एंड हिमालय से जो रिवर आती हैं वो प्लेन्स में आती है एंड प्लेन्स में जो सारा फाइन पार्टिकल्स हैं वो यहाँ डिपॉजिट होते हैं, इसलिए एलुवियल सॉइल नदर्न प्लेन्स में पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, देन ये यहाँ पर नदर्न ईस्टर्न, ये असम वाला जो एरिया है, यहाँ पर ये पूरी एलुवियल सॉइल है। ठीक है, यहाँ राजस्थान, गुजरात में भी पाई जाती है, ईस्टर्न कोस्ट में भी पाई जाती है, बिकॉज जो महानदी, कावेरी, कृष्णा, ये जो रिवर्स हैं, ये यहाँ पर ऐसे बहते हैं ईस्टर्न कोस्ट पर एंड डेल्टास बनते हैं, इसलिए यहाँ पर भी ये एलुवियल सॉइल पाई जाती है। ठीक है, तो मेन ये पाई जाती है नदर्न प्लेन्स में, यहाँ ईस्टर्न एरिया में, अगर राजस्थान, गुजरात में एंड ईस्टर्न कोस्ट में। ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन है। अब आगे मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल के बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी अगली टाइप ऑफ सॉइल है ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल किस कलर में होगी, इसका नाम है ब्लैक सॉइल। तो ऐसी सॉइल जिसका कलर ब्लैक हो उसे हम कहते हैं ब्लैक सॉइल। बहुत सिंपल है, दिस सॉइल इज ब्लैक इन कलर एंड इज ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। तो देखो होता है ना कि जैसे किसी चीज का अलग अलग नाम रख दिया जाता है, तो यहाँ पर ब्लैक सॉइल तो इसे हम कहते ही हैं, साथ साथ इसका एक दूसरा नाम भी है रेगुर सॉइल। Climatic condition along with the parent rock material are the important factors for the formation of the black soil। कोई भी सॉइल, कोई भी मिट्टी कैसे फॉर्म होती है, जो पत्थर होता है वो जब टूटता है, वेदरिंग होती है, कभी वो पहाड़ से नीचे आता है तो टूटते टूटते क्या बन जाते हैं, वो सबसे जो फाइन पार्टिकल्स बनते हैं, जो सबसे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं उस पत्थर के, दैट इज सॉइल। तो जब जो इग्नियस रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक्स कैसे बनते हैं, जब लावा निकलता है, जब वोल्केनो जब वो इरप्ट होता है तो लावा निकलता है उसमें से। जब ये लावा ठंडा हो जाता है तो इग्नियस रॉक्स बनते हैं, और ये इग्नियस रॉक्स जब ये मतलब वेदरिंग होने की वजह से जब ये मिट्टी बन जाते हैं, सॉइल बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं रॉक्स, सो दे फॉर्म ब्लैक सॉइल। तो इसका पेरेंट रॉक मटेरियल क्या है, इग्नियस रॉक है। ठीक है, दिस सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये ज्यादा जो मतलब सेंट्रल पार्ट है इंडिया का, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वाले रीजन में, वहां ये पाई जाती है। और इसमें क्या कॉटन ग्रो किया जाता है। तो ये हम जानते भी कि कॉटन सबसे ज्यादा कहाँ ग्रो होता है, महाराष्ट्र, गुजरात वाले रीजन में ग्रो होता है। क्यों ग्रो होता है, क्योंकि वहां पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ये भी एक रीजन है। हम क्लास 9th में हमने एक चैप्टर भी पढ़ा था, टेक्सटाइल में हमने पढ़ा था कि कॉटन इंडिया में कहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, कहाँ पे सबसे ज्यादा कॉटन इंडस्ट्री सेटअप है। ठीक है, एंड इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि इसमें हम कॉटन उगाते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप बसाल्ट रीजन। जो डेक्कन रीजन है, जो डेक्कन प्लेट्यूज हैं, जो रीजन है इंडिया का सेंट्रल पार्ट आता है उसमें, तो वहां पे सॉइल पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे वोल्केनोज हैं और वोल्केनो से लावा निकलता है और लावा से इग्नियस रॉक्स बनते हैं, और ये इग्नियस रॉक्स ही क्या है, इसका पेरेंट रॉक मटेरियल है, जो कि जब मिट्टी बन जाता है वेदरिंग की वजह से टूट फूट के, तो ब्लैक सॉइल बनती है।
तो ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोस। ठीक है, मैप में आगे डिस्कस करेंगे कहाँ पे मैप वाइज अगर मैप का क्वेश्चन आता है कि ब्लैक सॉइल को लोकेट करो कि इंडिया के किस रीजन में प्रेजेंट होती है, वो आगे डिस्कस करेंगे। सो दी सॉइल कवर्स द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो इन स्टेट्स में ब्लैक सॉइल पाई जाती है एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड द कृष्णा वैलीज। ठीक है, जो रिवर की वैलीज है गोदावरी और कृष्णा के, वहां भी ये सॉइल पाई जाती है। Next point, the black soils are made up of extremely fine, that is clay material and well known for their capacity to hold moisture। तो अब ये इसका फीचर है ब्लैक सॉइल का कि क्ले ही होती है, इसमें ना वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है। जैसे कि मान लो अगर बारिश हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा क्ले सी हो जाती है, जैसे अगर आप जाओगे तो आपके पैरों से चिपकेगी, तो इससे क्या होता है क्ले बन जाती है जब इसमें ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होता है। तो इसका मॉइस्चर कंटेंट, ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकती है ये सॉइल। ठीक है, तो बहुत एक्सट्रीमली फाइन इसके पार्टिकल्स होते हैं, क्ले मटेरियल होता है एंड वेल नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। ठीक है, ब्लैक सॉइल इज न्यूट्रिएंट रिच एंड कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम। तो इसका केमिकल कॉम्पोजिशन हो गया, ये इसमें प्रेजेंट होते हैं केमिकल्स, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम। The soil is sticky when wet and develop deep cracks in hot weather and difficult to work unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period। तो हम जानते हैं कि जो मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा क्लेई होती है। यहाँ पे क्या लिखा है, जब ये वेट होती जाएंगी, जब बारिश हो जाती है, जब ये मिट्टी गीली हो जाती है तो ये बहुत चिपकने लग जाती है और बहुत क्लेई हो जाती है। सो इस वजह से जब भी बारिश होती है तो फर्स्ट शावर के इमीडिएटली बाद, यहाँ पे अगर आपको कॉटन उगाना है तो उसी टाइम इसको खोद लिया जाता है, क्योंकि बाद में तो फिर क्या होगा क्ले हो जाएगी, तब वहाँ पे इरिगेशन करना, उसे टिल करना सॉइल को बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस वजह से फर्स्ट शावर के इमीडिएटली बाद इसमें यहाँ पे क्या होता है, टिलिंग शुरू हो जाती है, डिफिकल्ट टू वर्क अनलेस दी टिल्ड इमीडिएटली। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने डिस्कस करा। और फ्रेंड्स, ये जितनी भी स्लाइड्स है ना, इन सब की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, क्योंकि ये जो पूरी स्लाइड है इसमें ब्लैक सॉइल की सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। कोई भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, आप इसको पढ़ के आराम से आंसर कर सकते हो, आपके पूरे मार्क्स आएंगे। ठीक है, सो इस नोट्स का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अब फ्रेंड्स, हमने ब्लैक सॉइल के बारे में डिस्कस कर लिया, अब इसको मैप की हेल्प से हम समझते हैं कि हम इंडियन मैप में ब्लैक सॉइल कहाँ प्रेजेंट होती है, कहाँ पे हम इसे लोकेट करेंगे। सो आई विल रिड्यूस द ब्राइटनेस। ओके, सो सबसे पहले ये जो दो फोटोज है, ब्लैक सॉइल की फोटो दी गई है, ब्लैक कलर में ये होती हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें ज्यादा वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, इसमें कम वाटर कंटेंट प्रेजेंट है। जब ब्लैक सॉइल में कम वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है तो ये कुछ ऐसी हो जाती है, इसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स बन जाते हैं। दिस इज ड्राई ब्लैक सॉइल एंड दिस इज जिसमें ज्यादा वाटर कंटेंट है, दिस इज वेट ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे इसमें आप मैप में देखो, मैप में ब्लैक सॉइल कहाँ पे, मैं आपको लोकेट करके दिखा देता हूँ। ये जो आपको रीजन दिख रहा है ना, इसमें ब्लैक सॉइल पाई जाती है इंडिया में। ये जो रीजन है, इस रीजन में ब्लैक सॉइल पाई जाती है और इस रीजन में आप थोड़ा देख सकते हो, यहाँ पर भी थोड़ा प्रेजेंट है, छोटे छोटे पार्ट्स में यहाँ पर ये प्रेजेंट है। तो हम जानते हैं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा एरिया आता है, इन रीजन्स में, गुजरात, मध्य प्रदेश वाले रीजन में ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो चुका है। दिस इज द मैप गिवन इन दी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का ही ये डायग्राम है। आई होप आपको ब्लैक सॉइल का अच्छे से क्लियर हो चुका है, कहाँ पे पाई जाती है, क्या इसका वाटर कंटेंट होता है, कैसा इसका नेचर होता है। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल विच इज रेड एंड येलो सॉइल। तो ब्लैक सॉइल ब्लैक कलर में थी, तो रेड एंड येलो सॉइल किस कलर में होगी, रेड और येलो कलर में होगी, बहुत ऑब्वियस सी बात है। ओके, सो ये हमने डिस्कस कर लिया कि रेड एंड येलो सॉइल का कलर क्या होता है। रेड सॉइल डेवलप क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो कलर क्या होता है इसका, रेड कलर होता है, येलो सॉइल का येलो कलर होता है। अब फ्रेंड्स, क्या इनका मतलब ये कलर अपना चेंज कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, इसके लिए रीजन रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो, रेड सॉइल कहाँ पे पाई जाती है, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से डेवलप होती है। इसका पेरेंट रॉक क्या है, पेरेंट रॉक है इसका क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। एंड इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, जहां पर कम बारिश होती है, वहां पर ये सॉइल ज्यादा पाई जाती है, रेड सॉइल। ठीक है, इन द ईस्टर्न एंड द साउदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। जो डेक्कन प्लेट्यू अभी हमने देखा यहाँ पे मैप में, ये जो डेक्कन प्लेट्यू का रीजन है, इसके साउथ साइड ये ज्यादा पाई जाती है रेड एंड येलो सॉइल। ओके, Yellow and red soil are also found in parts of Odisha, Chhattisgarh, southern parts of the Middle Ganga Plain and along the Piedmont zone of the Western Ghat। Piedmont का क्या मतलब होता है, देखो Piedmont यानी कि मान लो ये कोई पहाड़ है, पहाड़ की कोई ये रेंज ऐसे,
ठीक है। तो ये इसका जो यहाँ पे ये वाली जो साइड होती है, दिस इज नोन एज द पिडमॉन्ट रीजन। जो स्लोप वाली साइड होती है दैट इज द पिडमॉन्ट रीजन। अगर ये पहाड़ है तो इसकी ये जो साइड है यहाँ पर ये जो इसकी स्लोप वाली साइड है, दिस इज द पिडमॉन्ट रीजन, ठीक है। तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं, देखो मैं आपको मैप के हिसाब से समझाता हूँ, मैप से और अच्छा समझ आएगा। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो कि ये जो रीजन है यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स प्रेजेंट है। देखो ये वेस्टर्न घाट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इस रीजन में। तो ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं इनकी इस साइड जो यहाँ पे स्लोप होती है, दिस इज द पिडमॉन्ट रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। और यहीं पर जो रेड सॉइल है, जो येलो सॉइल है वो पाई जाती है। दे आर फाउंड इन द पिडमॉन्ट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स होते हैं, ठीक है। और इनका जो पिडमॉन्ट जोन होता है, जो स्लोप वाला एरिया होता है, वहां पर रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। दीज सॉइल्स डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इट लुक्स येलो व्हेन इट ऑकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म। तो जब ये सूखी होती है, जब ये ड्राई होती है, तो इसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, तब हम इसे रेड सॉइल कहते हैं। और जब बारिश हो जाती है, जब ये मिट्टी हाइड्रेट हो जाती है, जब इसमें वाटर आ जाता है, वाटर कंटेंट इसमें इंक्रीज हो जाता है, तो इसका कलर रेड से येलो हो जाता है, ठीक है। तो ये कोई अलग अलग सॉइल नहीं है, ठीक है। इनका कलर चेंज कब होता है, जब वो ड्राई से हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसका रेडिश कलर होता है ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन। इसमें आयरन कंटेंट का जब डिफ्यूजन होता है तब इसका रेड कलर होता है। लेकिन जब बारिश होती है, जब इसमें हाइड्रेटेड कंटेंट आ जाता है, इसका कलर येलो हो जाता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने देख लिया कि रेड एंड येलो सॉइल क्या होते हैं, इनका क्या नेचर होता है। अब हम देखते हैं मैप में कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। सो देखो ये रहा मैप, कलर में आप देख सकते हो रेड सॉइल है, जब बारिश होती है तो ये येलो कलर इसका थोड़ा चेंज हो जाता है। सो देखो यहाँ पर रेड एंड येलो सॉइल का है, रेड एंड येलो इस रीजन में आप देख सकते हो। जो रेड रेड लाइंस दिख रही है आपको, देखो ये जो रेड रेड लाइंस आपको दिख रही है ना, ये वाला, ये पूरा रीजन, यहाँ पर रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। और इस रीजन में साउथ, जो साउथ इंडिया का पार्ट है, यहाँ पर ही पाई जाती है। और वेस्टर्न घाट्स हमने डिस्कस किया ना, पिडमॉन्ट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पर भी ये सॉइल पाई जाती है, रेड एंड येलो सॉइल। एंड इस रीजन में भी छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ओडिशा वाले रीजन में, एंड दिस इज द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड द पिडमॉन्ट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, ठीक है। इस रीजन में क्या है, इस रीजन में है ब्लैक सॉइल, और इसके यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें प्रेजेंट है रेड एंड येलो सॉइल। क्लियर है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं टू दी नेक्स्ट टाइप विच इज लेटराइट सॉइल। सो फ्रेंड्स, अब हम लैटेराइट सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो द लैटेराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद द अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। तो ये लैटेराइट सॉइल कहाँ पर डेवलप होती है, सब ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। मतलब ऐसा रीजन, ऐसा क्लाइमेट जो इक्वेटर के पास पाया जाता है, जैसे कि केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट में ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। तो यहाँ पर वेट एंड ड्राई सीजन देखने को मिलता है, तो यहीं पर लैटेराइट सॉइल पाई जाती है, ठीक है। दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हेवी रेन। अब ये लैटेराइट सॉइल बनती कैसे है, इट इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग। लीचिंग क्या होता है, देखो जब ज्यादा बारिश होती है, बहुत ही हेवी रेन होती है, तो जो सॉइल है वो डिग्रेड हो जाती है, जो उसका फर्टाइल जो फाइन पार्टिकल्स होता है, जो क्ले होता है, वो बह के चला जाता है, एंड जो सॉइल है वो डिग्रेड हो जाती है, तो इसको बोलते हैं लीचिंग, ठीक है। तो ये लैटेराइट सॉइल कैसे बनती है, इट इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हेवी रेन, बिकॉज जो सदर्न पार्ट है, जैसे कि केरला या फिर अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करें, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ही हेवी रेन होती है, तो इस वजह से लीचिंग होती है सॉइल की, एंड तब जाके लैटेराइट सॉइल फॉर्म होती है, ठीक है। देन लैटेराइट सॉइल्स आर एसिडिक, इनका pH 6 से कम होता है। तो हमें ये ऑलरेडी हम ये साइंस में एसिड बेसिस एंड साल्ट वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं pH के बारे में। जब pH 7 से कम होता है तो वो एसिडिक में कंसिडर किया जाता है, एसिडिक मीडियम होता है, एंड जब pH 7 से ज़्यादा होता है तो वो बेसिक मीडियम होता है। तो ये जो लैटेराइट सॉइल होती है ये एसिडिक होती है बिकॉज इसका जो pH है वो 6 से कम है, ठीक है, in nature and generally deficient in plant nutrients, and इस लैटेराइट सॉइल में जो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं, ठीक है। Then this type of soil is found mostly in southern states, Western Ghats region of Maharashtra, Odisha, some parts of West Bengal and Northeast regions। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ये जो लैटेराइट सॉइल है ये सदर्न स्टेट्स में पाई जाती है, जैसे कि केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स में पाई जाती है। वेस्टर्न घाट में बिकॉज यहाँ पर बहुत बारिश होती है, ठीक है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड इवन नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में भी पाई जाती है, ठीक है।
देन द सॉइल सपोर्ट्स डिसीडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट बट जनरली ह्यूमस पुअर। तो इस सॉइल में क्या होते हैं, डिसीडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ग्रो करते हैं ये फॉरेस्ट, एंड ये जो सॉइल होती है ये ह्यूमस पुअर होती है। इस लैटराइट सॉइल में ह्यूमस होती नहीं है, बिकॉज ह्यूमस क्या होता है, इट इज द फर्टाइल पार्ट ऑफ द सॉइल। अगर सॉइल में ह्यूमस होगी तो वो फर्टाइल होगी एंड प्लांट्स ग्रो करेंगे, जैसे कि हमने देखा कि अलूवियल सॉइल में ह्यूमस होता है। लेकिन ये जो लैटराइट सॉइल होती है ना, ये ह्यूमस पुअर होती है, इसमें ह्यूमस होता ही नहीं है, ये फर्टाइल होती ही नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी बारिश होती है, लीचिंग होती है सॉइल की, तो जो फर्टाइल पार्टिकल होते हैं, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जो क्ले होती है, वो तो बह के चली जाती हैं, ठीक है। सो दिस सॉइल इज ह्यूमस पुअर। लेकिन अगर हम सही सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स का यूज करें तो इस सॉइल में भी क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं, जैसे कि टी, कॉफी, कैश्यू नट्स, ठीक है, आगे बात करेंगे। सो दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप। और ये जो सॉइल होती है ये बहुत ही प्रोन होती है, मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इस सॉइल की इरोजन हो सकती है या डिग्रेड हो सकती है, बिकॉज इसकी पोजीशन ऑफ द लैंडस्केप। बिकॉज देखो, जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं वहाँ पर माउंटेन्स होते हैं, तो लैटराइट सॉइल लैंडस्केप पर होती है, बारिश होती है तो जो भी फर्टाइल पार्ट होता है वो बह के चला जाता है, तो फिर लैटराइट सॉइल बनती है। तो इसकी लैंडस्केप पर जो पोजीशन है उस वजह से ये इरोजन और डिग्रेडेशन के ज़्यादा प्रोन होती है, ज़्यादा खतरा होता है इसको, ठीक है। देन दिस सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी। और अगर हम सही सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स का यूज करें तो इस सॉइल में हम टी ग्रो कर सकते हैं, कॉफी ग्रो कर सकते हैं, कैश्यू नट्स मतलब काजू ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि असम वाले रीजन में या सदर्न स्टेट्स में ये वाली इन क्रॉप्स को उगाया जाता है, ठीक है। सो दैट्स वाई लैटराइट सॉइल में टी एंड कॉफी को हम अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अब डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। सो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर इंडिया के मैप में आप देख सकते हो कि ये जो आपको रेड पोर्शन है ना, ये लैटराइट सॉइल है। यहाँ इन रीजन में लैटराइट सॉइल पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वेस्टर्न घाट्स में, यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ पर लैटराइट सॉइल है। ये सदर्न स्टेट्स में कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु यहाँ पर पाई जाती है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, या फिर ईस्टर्न स्टेट्स में भी, यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी आप देख सकते हो। तो लैटराइट सॉइल यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तो ये रीजन है, ये रीजन आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट वेयर द लैटराइट सॉइल इज फाउंड, तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना पड़ेगा दैट इन दिस एंड दिस स्टेट्स, ठीक है। एंड यहाँ पर ये इसकी पिक्चर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल विच इज एरिड सॉइल। एरिड सॉइल, तो एरिड का क्या मतलब होता है? एरिड का मतलब होता है ड्राई। तो ये जो सॉइल होती है ये ड्राई होती है, रेतीली होती है, एंड ये राजस्थान में पाई जाती है, जैसे कि हम सभी जानते ही हैं, ठीक है। सो एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। इसका कलर देखो रेड से ब्राउन में रेंज कर सकता है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये रेड कलर की भी होती है, थोड़ी थोड़ी ब्राउन कलर की भी होती है, ठीक है। देन दिस सॉइल इज जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर। ये जो एरिड सॉइल होती है ये सैंडी होती है टेक्सचर में, मतलब रेतीली होती है छूने पर। जब आप उसको छूओगे, उसको टच करोगे तो जो टेक्सचर है वो सैंडी होता है, रेतीला होता है। एंड जिसका नेचर है वो सैलिन होता है। सेलाइन का मतलब होता है कि इसमें साल्ट कंटेंट प्रेजेंट होता है। ये जो एरिड सॉइल होती है इसमें साल्ट कंटेंट प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका नेचर क्या है? सेलाइन है, ठीक है। देन इन सम एरियाज द साल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। और कुछ एरियाज में तो साल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, कि जो साल्ट कंटेंट है वो ज्यादा होता है, और क्या करते हैं कि वाटर को इवेपोरेट करके कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन करते हैं। कॉमन सॉल्ट मतलब वो नमक जो हम खाने में यूज करते हैं, तो वाटर को इवेपोरेट करके कॉमन सॉल्ट को भी ऑब्टेन किया जाता है। कई जगह पर साल्ट का कंटेंट इतना ज्यादा होता है, ठीक है। देन एरिड सॉइल्स लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर। ये जो एरिड सॉइल होती है इसमें ह्यूमस एंड मॉइस्चर नहीं होता, बिकॉज हमें पता है कि बारिश तो होती नहीं है, बारिश नहीं होती तो जो एरिड सॉइल होती है इसमें मॉइस्चर होता ही नहीं है, ह्यूमस होती ही नहीं है, ठीक है। देन द लोअर हॉरिजन्स ऑफ द सॉइल, देखो बारिश नहीं होती एंड ऊपर से बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी होता है, तो इस वजह से इसमें ह्यूमस एंड मॉइस्चर नहीं होता। नाउ द लोअर हॉरिजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। तो क्या होता है कि इस एरिड सॉइल में कंकर प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे कंकर पत्थर प्रेजेंट होते हैं जो कि कैल्शियम के बने होते हैं, बिकॉज कैल्शियम का जो कंटेंट है जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वो बढ़ता जाता है, ठीक है। द कंकर लेयर फॉर्मेशंस इन द बॉटम हॉरिजॉन रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर। और जो कंकर लेयर प्रेजेंट होती है ना इस एरिड सॉइल में, उसकी वजह से जो पानी का फिल्ट्रेशन है वो हो ही नहीं पाता एंड पानी नीचे तक पहुंच ही नहीं पाता, ठीक है। बिकॉज बीच में तो कंकर की लेयर प्रेजेंट है, तो अगर आप पानी डालोगे भी तो पानी जो फिल्टर होके वो नीचे जा ही नहीं पाता, बिकॉज पहले तो कंकर की लेयर प्रेजेंट होती है उसमें, ठीक है। So the bottom horizon restrict the infiltration of water. Then
After proper irrigation, these soils become cultivable as has been in the case of western Rajasthan. And arid soil में खेती करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. इसमें प्रॉपर इरिगेशन जब हम करते हैं सॉइल में, तब जाके यहाँ पर थोड़ी बहुत खेती हो पाती है, जैसे कि हमने वेस्टर्न राजस्थान के केस में होता है. ठीक है. एंड आपने ये खुद देखा भी होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि एरिड सॉइल में राजस्थान में काफी कम कल्टीवेशन होती है. ओके. अब यहाँ पर आप डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हो. यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो एरिड सॉइल है ये राजस्थान में पाई जाती है. यहाँ पर ये वेस्टर्न राजस्थान का ये जो एरिया है, यहीं पर एरिड सॉइल पाई जाती है. ठीक है. यहाँ पर आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हो कैसे बीच में क्रैक्स आ रखे हैं, बिकॉज मॉइस्चर तो होता नहीं है एंड ऊपर से बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो इसमें ह्यूमस नहीं होता, मॉइस्चर नहीं होता, एंड दैट्स वाई ये यहाँ पर इसका टेक्सचर ऐसा है, बीच में क्रैक्स आए हुए हैं. ओके. एंड साल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है. ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल. सो फ्रेंड्स, अब लास्ट टाइप ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस करते हैं, फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल. सो ये क्या होती है फ्रेंड्स? फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल ये दोनों ही सेम है. So these soils are found in the hilly and mountainous areas where sufficient rainforests are available. तो ये hilly and mountainous regions पे पाई जाती है, जैसे कि जो हिमालय वाला रीजन है वहां पर ये सॉइल पाई जाती है. सो ये हमने लोकेशन इसकी डिस्कस कर ली. सेकेंड है दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड. सो वैली साइड्स में ये लोमी एंड सिल्टी होती है एंड कोर्स ग्रेन्ड इन दी अपर स्लोप्स. तो इसका क्या मतलब है? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे डायग्राम से देखते हैं. वैली साइड्स क्या होती है? जैसे कि मान लो ये एक माउंटेन है, यहाँ पे एक माउंटेन है, तो वैली साइड क्या होगी? जैसे कि मान लो ये दो माउंटेन है, तो ये होगी इसकी, इन दोनों के बीच में जो जहां से रिवर पास होती है, दैट इज दी वैली साइड. और कोर्स ग्रेन्ड इन दी अपर स्लोप. अपर स्लोप यानी कि जो ऊपर वाला जो स्लोप है, यहाँ पे ये जो ऊपर वाला स्लोप है, दिस इज दी अपर स्लोप. तो यहाँ पर जो वैली वाला रीजन होता है वहां पर जो ये सॉइल होती है वो लोमी एंड सिल्टी होती है. एंड और जहां पर ये अपर स्लोप वाला रीजन होता है, यहाँ पर ये कोर्स ग्रेन्ड होती है, यानी कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो रफ होते हैं, ड्राई होते हैं. ठीक है. देन द थर्ड पॉइंट इज इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज these soils experience denudation and are acidic with low humus content. The soil is fertile on the river traces and the alluvial फैंस. तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि हम जानते हैं जैसे हिमालय वाला रीजन है वहां पर स्नो होती है, तो जो स्नो कवर्ड एरियाज होते हैं उसमें ये सॉइल, दी सॉइल एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन एंड आर एसिडिक. क्योंकि देखो जब एसिड रेन होती है तो हम जानते हैं एसिड रेन में जो स्नो होती है वो उसमें भी एसिड प्रेजेंट होता है, तो जिस वजह से इस सॉइल में भी जो एसिडिक कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाता है. यहाँ पर यही लिखा है दे आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट. फिर क्योंकि एसिडिक हो जाती है इनके अंदर ह्यूमस कंटेंट भी रिड्यूस हो जाता है एंड दिस इज दी denudation. They experience denudation. ठीक है. इसका यही मतलब होता है. Then the soil is fertile on the river traces. ये हम जानते हैं कि जो river traces होते हैं, जो river के पास वाला जो एरिया होता है, जो lower slope होता है, वहां पर ये soil बहुत ज्यादा fertile होती है. ठीक है. On the river traces and alluvial fans. first वहां पे alluvial fans form हो जाते हैं. So देखो ऊपर से यहाँ पे आप नीचे river के साइड आते हो तो वो जो soil है वो alluvial soil हमें ज्यादा पाई जाती है वहां पर. That is very fertile for agricultural purposes. ठीक है. तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए अबाउट दी फॉरेस्ट और यू कैन से माउंटेनियस सॉइल. अब फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं इसका मैप कि इंडियन मैप पे किस रीजन में ये सॉइल पाई जाती है. सो देखो ये इसकी फोटो आप देख सकते हो एंड रीजन अगर आप देखोगे तो जो ग्रीन कलर का रीजन है, मार्क कर देता हूँ आपको ये मैप पे जो ग्रीन कलर का रीजन देख रहे हैं, यहाँ पर हिमालय प्रेजेंट है, माउंटेन्स प्रेजेंट है. तो एक तो ये रीजन जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वाला रीजन एंड यहाँ पर सिक्किम वाला रीजन एंड यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट अरुणाचल प्रदेश का. यहाँ पर ये सॉइल ज्यादा पाई जाती है इन रीजन्स में. ठीक है. क्योंकि यहाँ पर माउंटेन्स हैं, सो ऑब्वियसली इन दीज रीजन्स दिस माउंटेन स्लैश फॉरेस्ट सॉइल इज फाउंड. ओके. तो मैप हमने डिस्कस कर लिया. आई होप समझ आ गया. यहाँ पे हमने लास्ट टाइप ऑफ सॉइल भी डिस्कस कर लिया है. सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स मूव ऑन. सो फ्रेंड्स सॉइल इरोजन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच द टॉप लेयर ऑफ सॉइल, टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल इज लॉस्ट. हमें पता है कि सॉइल की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो फर्टाइल लेयर होती है. तो जब इस टॉप फर्टाइल लेयर का लॉस हो जाता है, जब ये लेयर हट जाती है सॉइल पे से, तो इसको बोला जाता है सॉइल इरोजन. एंड ये बहुत से रीजंस की वजह से होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे. सो ड्यू टू सॉइल इरोजन द सॉइल बिकम्स लेस फर्टाइल. ऑब्वियसली जब सॉइल इरोजन होता है तो वो जो सॉइल होती है वो कम फर्टाइल हो जाती है, बिकॉज जो फर्टाइल पार्ट होता है, जो फर्टाइल लेयर होती है सॉइल की, वो तो चली जाती है. ठीक है.
सो दैट्स व्हाई द सॉइल बिकम्स लेस फर्टाइल ड्यू टू सॉइल इरोजन। ठीक है, द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज वेरी लाइट विच इज इजिली कैरिड अवे बाय विंड एंड वाटर। तो जो ऊपर सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना सॉइल की, वो बहुत हल्की होती है, लाइट होती है, एंड वही सबसे फर्टाइल भी होती है। तो इसीलिए वो लाइट होती है, तो इस वजह से जो विंड है, तेज हवा जब चलती है या फिर तेज पानी बहता है, तो वो जो फर्टाइल लेयर है वो उसी के साथ बह के उड़ के चली जाती है। ठीक है, तो ऐसे सॉइल इरोजन होता है विंड एंड वाटर की वजह से। और भी रीजंस है, आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। अब ये सॉइल इरोजन होता क्यों है, तो इसके भी फैक्टर्स हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी होता है सॉइल इरोजन, एंड नेचुरल फोर्सेस की वजह से भी होता है। ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड, ये कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। देखो डिफॉरेस्टेशन मतलब जब हम पेड़ों को काटते हैं तो देखो पेड़ जो होते हैं वो अपनी रूट से सॉइल को बांधे रखते हैं, लेकिन जब हम पेड़ों को काटते हैं तो जो सॉइल है वो आपस में बंधी नहीं होती, बिकॉज जब पेड़ कट गया तो रूट भी हट जाएगी, तो इस वजह से सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, ओवरग्रेजिंग की वजह से जब जो एनिमल्स हैं वो ज्यादा घास चढ़ लेते हैं, तो जो घास होता है वो उसकी भी रूट्स होती हैं, वो सॉइल को पकड़े रहता है, बांधे रहता है। ओवरग्रेजिंग की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, फिर कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग की वजह से होता है। डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड्स, अगर हम सही फार्मिंग मेथड्स का यूज नहीं करेंगे खेती में, तो उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज है। अब नेचर की वजह से कैसे सॉइल इरोजन होता है, तो विंड, जब तेज हवा चलती है तो ऑब्वियसली जो सॉइल की जो ऊपर वाली लेयर है वो तो उड़ के जाएगी, तो ये नेचर की वजह से हो रहा है, नेचुरल फोर्सेस की वजह से हो रहा है। वाटर, जब पानी बहेगा तो पानी के साथ साथ जो टॉप लेयर है वो भी चली जाएगी, बह के चली जाएगी वाटर के साथ। ओके, तो ये वाटर की वजह से होता है। ग्लेशियर्स, जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। तो ये नेचुरल फोर्सेस हैं एंड ये ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो गलीज क्या होती हैं? गलीज आर बीइंग क्रिएटेड ड्यू टू रनिंग वाटर। देखो, जब ऐसे सॉइल है एंड उस सॉइल के बीच में से जब बहुत तेज पानी बहता है, तो वो जो पानी है वो सॉइल को बीच में से काट के ऐसे गली बना देता है। जैसे लेमैन लैंग्वेज में आप समझ सकते हो कि सॉइल है और उसके बीच में से एकदम बिल्कुल तेज पानी बह रहा है, एकदम तेज पानी का बहाव आया, तो वो जो पानी है वो सॉइल को काट देगा, बीच में से कट करके ऐसे गली बना देगा, उनको गलीज बोला जाता है, डीप चैनल्स बना देगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है गलीज। ठीक है, दे आर बीइंग क्रिएटेड ड्यू टू रनिंग वाटर। जब बहुत तेज पानी रन करता है, रनिंग वाटर होता है, तो डीप चैनल्स बना देता है, वो सॉइल को कट करके डीप चैनल्स बन जाते हैं, उनको गलीज बोलता है। एंड ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, बिकॉज इससे सॉइल डिग्रेड होती है, वहां पर हम खेती नहीं कर सकते जहां पर गलीज बन जाती है। ठीक है, सो बैड लैंड नोन एज रेवाइंस इन चंबल बेसिन। ये जो गलीज होती हैं इनको हम ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या बोलते हैं? बैड लैंड बोलते हैं, लेकिन चंबल बेसिन में हम इसको क्या बोलते हैं? रिवाइंस बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गलीज को चंबल बेसिन में क्या बोला जाता है। सो द आंसर इज रिवाइंस। ठीक है, देन शीट इरोजन क्या होता है? व्हेन द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे ड्यू टू वाटर फ्लो। जब पानी बह रहा है, सिर्फ फ्लो कर रहा है, रनिंग वाटर की बात नहीं हो रही, जब पानी सिंपल बह रहा है, तो जब पानी बह रहा होता है तो जो टॉप शीट होती है ना, जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, जो शीट होती है वो इरोड हो जाती है, इसको बोला जाता है शीट इरोजन होता है वाटर के फ्लो की वजह से। ठीक है, एंड गलीज बनती हैं रनिंग वाटर की वजह से, ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, विंड इरोजन, नाम से ही पता चल रहा है, हवा की वजह से, तेज हवा की वजह से जो इरोजन होता है सॉइल का, दैट इज विंड इरोजन। व्हेन द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे ड्यू टू विंड, तेज हवा चलती है तो उसके साथ साथ जो मिट्टी है वो ऊपर की जो लेयर है वो उड़ जाती है, सो दैट इज विंड इरोजन। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम सॉइल को कंजर्व करें कैसे, सॉइल की कैसे हम कंजर्वेशन करें, बिकॉज अभी हम देख रहे हैं कि सॉइल इरोजन होता है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी होता है, नेचर की वजह से भी होता है। अब हम इस सॉइल को कंजर्व कैसे करें, हाउ वी कैन कंजर्व द सॉइल। सो अब इसके मेथड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इज कॉन्टर प्लोइंग। तो कॉन्टर प्लोइंग में क्या होता है कि ये जो कॉन्टर लाइंस होती है ना, इसके साथ साथ हम खेती करते हैं, तो जब वाटर फ्लो करता है तो उसका जो स्पीड है वो कम हो जाती है इन कॉन्टर्स की वजह से, इन कॉन्टर लाइंस की वजह से। ठीक है, सो इसको बोलते हैं कॉन्टर प्लोइंग। देन आता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। जब आप ऐसे स्ट्रिप्स में, ऐसे लाइंस में क्रॉपिंग करते हो, कल्टीवेशन करते हो, इसको स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलता है। जैसे ये आपकी क्रॉप्स हैं, इनके बीच में आपने ऐसे पेड़ उगा दिए, तो इस वजह से क्या होगा? विंड इरोजन नहीं होगा। जब तेज हवा चलेगी तो जो पेड़ होंगे इन क्रॉप्स के बीच में, वो इन क्रॉप्स को बचाएंगे, बिकॉज बीच में पेड़ आ जाएंगे एंड इस वजह से विंड इरोजन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको स्ट्रिप क्रॉपिंग बोला जाता है, जब आप ऐसे स्ट्रिप में क्रॉपिंग करते हो एंड बीच बीच में लंबे लंबे पेड़ उगा देते हो। ठीक है, टेरेस फार्मिंग में क्या होता है कि जो ये ज्यादातर माउंटेनियस रीजन में की जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है, माउंटेन को हम ऐसे स्टेयर्स की फॉर्म में, ऐसे स्टेयर
ऐसे टेरेस की फॉर्म में हम जब खेती करते हैं इसको टेरेस फार्मिंग बोला जाता है, ऐसे स्टेयर बना देते हैं। तो इससे क्या होगा, जब पानी नीचे बहेगा तो एकदम नीचे नहीं जाएगा, एकदम उसका स्पीड नहीं बढ़ेगी। एंड देखो अगर सिंपल ऐसे माउंटेन होगा एंड पानी उसमें से ऐसे जाएगा तो बहुत ज़्यादा स्पीड में जाएगा एंड जो भी फर्टाइल सॉइल होगी उसको अपने साथ भागे ले जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे सीढ़ियाँ बना देंगे तो वाटर का जो फ्लो का जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, वाटर की स्पीड कम हो जाएगी। इस वजह से जो फर्टाइल सॉइल है वो नीचे नहीं जाएगी एंड सॉइल इरोजन नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। ठीक है, ये माउंटेनियस रीजन में करी जाती है। फिर आता है शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन। शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन में हम क्या करते हैं कि जो क्रॉप्स है ना, जो हमारी क्रॉप्स हैं उसके आसपास हम ऐसे पेड़ उगा देते हैं एंड वो जो पेड़ होते हैं वो शेल्टर का काम करते हैं टू द क्रॉप्स। ठीक है, ऐसे चारों तरफ देखो, जैसे यहाँ पर क्रॉप्स होते हैं इसके चारों तरफ हमने बड़े बड़े ऐसे लंबे लंबे पेड़ उगा दिए। तो इससे क्या होगा, विंड इरोजन नहीं होगा, तेज हवा आएगी तो फिर जो सॉइल है वो इरोड नहीं करेगी। तो इसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। सो वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। हमने ये पूरा चैप्टर अच्छे से फिनिश कर लिया है, हर एक टॉपिक को हमने अच्छे से डिस्कस किया। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि हर एक टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो वी होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया है। एंड और फ्रेंड्स, लास्ट में हम आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहते हैं क्योंकि आप सभी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर डैट। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।